हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोवेल बाय एसपी चैनल में। यहाँ मैं नोवेल से रिलेटेड कहानियों एवं उपन्यासों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 774 8 मिलियन का टीजर। जुवानजोहू शहर के ऊपर एक दूसरे के सामने खड़ी दो भव्य आकृतियां सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। शहर में उत्साह का माहौल था। शुरू में तो लोगों को लगा था कि प्रीफेक्चर लॉर्ड की लड़ाई में क्यू वंश जरूर जीत हासिल करेगा, लेकिन किसने सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। अर्जुन को एक साधारण युवक समझा गया, लेकिन वह एक असुर निकला जो अपनी ताकत छुपा रहा था। इसलिए जुवानजोहू शहर में हर कोई अब बहुत उत्सुक था कि अंत में कौन जीतेगा जब अर्जुन और मुयुआन एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होंगे। बहुत ऊंचाई पर जेनेसिस क्यूई के दो अलग अलग झोंके लगातार ऊपर की ओर उठ रहे थे। प्रत्येक ने आकाश का आधा हिस्सा घेर रखा था। जैसे ही जेनेसिस क्यूई गुजरी, आसपास का स्थान जोरदार गड़गड़ाहट से कांप उठा, जो गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। अर्जुन और मुयुआन की निगाहें टकराने पर चिंगारियां फूट पड़ीं। जब से मैंने उन्नत दिव्य निवास अवस्था में कदम रखा है, मैंने किसी मध्यवर्ती दिव्य निवास अवस्था के व्यक्ति को मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करते नहीं देखा। मोयुआन मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत दिखाई देने लगे। मैंने पहले भी कई दुश्मनों को मारा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करने का इरादा रखेगा। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, जेनेसिस क्यू का एक विस्फोट हुआ और आसपास का स्थान जोर से हिल गया। उसकी आकृति अर्जुन के ठीक ऊपर प्रकट हुई, बेतहाशा हंस रही थी, और उसकी काली लोहे की छड़ी, जो शक्तिशाली शक्ति से लिपटी हुई थी, जोर से नीचे की ओर झूल रही थी। एक डंडे जैसी परछाई तेजी से गुजरी, मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। एक नज़र में कम से कम 70 लाख तारे दिखाई दिए। इससे पहले जब मुयुआन ने सरिता और लियू जिक्सुआन को हराया था, हालांकि 8 मिलियन जेनेसिस क्यूई सितारों की शक्ति थी, वह केवल इसलिए था क्योंकि हमले को उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तरीय जेनेसिस तकनीक द्वारा मजबूत किया गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उसकी अपनी ताकत थी। 7 मिलियन जेनेसिस क्यूई तारों की जेनेसिस क्यूई नींव अनगिनत उन्नत दिव्य निवास विशेषज्ञों की चमक खोने के लिए पर्याप्त थी। यदि आप मुझे अपने आप को मजबूत करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि क्या आप योग्य हैं। मोयुआन की बेतहाशा हंसी के साथ साथ लाठियों की परछाइयां भी आसमान में छा गईं। अगले ही पल उन्होंने अनगिनत डरावनी निगाहों के बीच अर्जुन पर हमला बोल दिया, जिससे आसपास का माहौल बिखर गया। 7 मिलियन जेनेसिस क्यूई सितारों की नींव। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हुनयुवान स्वर्ग का एक स्वर्गीय गौरव है। अर्जुन ने आंखें मूंद ली और मुस्कुराया। अगर मैंने पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की होती, तो मेरी जेनेसिस क्यूई नींव की तुलना वास्तव में उससे नहीं की जा सकती थी। अर्जुन आखिरकार अभी भी मध्यवर्ती दिव्य निवास चरण में था। भले ही उसके पहले असाधारण अनुभव हुए हों, उसकी नींव केवल 5 मिलियन जेनेसिस क्यूई तारों तक ही पहुंच सकती थी। लेकिन पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र में अपनी सफलता के बाद उसकी जेनेसिस क्यूई 7वीं श्रेणी की विश्व वशीकरण स्वर्गीय सर्प क्यूई में विकसित हो गई थी, और दिव्य निवासों के भीतर उसकी जेनेसिस क्यूई नींव भी काफ़ी बढ़ गई थी। इसी कारण वह किंगलिंग को एक ही मौके में हराने में सक्षम था। और यदि उसका पैतृक ड्रैगन शास्त्र विकसित नहीं हुआ होता, तो वह जानता था कि वह अनिवार्य रूप से मोयुआन जैसे दिव्य निवास चरण के शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ एक कड़वी और दुखद लड़ाई में फंस जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं था। अर्जुन ने स्वर्गीय युआन ब्रश को कसकर पकड़ लिया, और उसकी बर्फीली सफ़ेद नोक अचानक गहरे काले रंग में बदल गई। ब्रश का शरीर जोर से हिला और फिर नीचे की विशाल परछाइयों से सीधे टकराया। लाखों वेल। प्राचीन वेल का जयघोष पूरी दुनिया में गूंज उठा, और अनगिनत प्राचीन वेल की छवियां अचानक प्रकट हो गईं। झंकार। ब्रश की परछाई और डंडे की परछाई अचानक टकराईं। धातु की एक गड़गड़ाहट आंधी जैसी गूंजी, और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली शॉक वेव्स पूरे इलाके में फैल गईं। पूरा जुवानजोहू शहर हिल गया। अनगिनत निगाहें स्तब्ध और भयभीत होकर आसमान की ओर देखने लगी, और देखा कि नीचे झूलती हुई विशाल डंडे की परछाई अचानक हवा में जम गई थी। उस विशाल डंडे के नीचे एक काला धब्बेदार झाड़ था जो अचानक उसके हमले को झेल गया। वह छोटा सा लग रहा था, लेकिन उसने डंडे के हमले को रोक दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। काले ब्रश के चारों ओर प्राचीन वेल की आकृतियां मंडरा रही थीं। जेनेसिस क्यूई उमड़ रही थी, जिससे अनगिनत जेनेसिस क्यूई तारे प्रकट हो रहे थे। इनकी संख्या कम से कम 8 मिलियन थी। जुवानजोहू शहर में अचानक से स्तब्धता की लहर दौड़ गई, क्योंकि विभिन्न गुटों के लोग इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। 8 मिलियन जेनेसिस क्यूई सितारों की नींव। उनकी जेनेसिस क्यूई नींव मुयुआन से भी अधिक मजबूत थी। यह अविश्वसनीय था, और सबसे गंभीर बात यह थी कि अर्जुन अभी केवल मध्यवर्ती दिव्य निवास अवस्था में था। अगर वह उन्नत अवस्था में प्रवेश करता, तो क्या उसकी उत्पत्ति क्यूई नींव करोड़ों के भयानक स्तर तक नहीं पहुंच जाती। यद्यपि किसी व्यक्ति की जेनेसिस क्यूई नींव अकेले पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी, फिर भी अंततः यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ था।
ये कबीले के सभी लोग, जिनमें ये कियानजी, लियू तियानइंग और सरिता भी शामिल थे, अभी भी स्तब्ध अविश्वास की स्थिति में थे। उन्होंने अर्जुन की ताकत का जितना हो सके उतना ज्यादा अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास जेनेसिस क्यू का इतना शक्तिशाली आधार होगा। कियू वंश के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुलपिता कियूलांग ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, मैंने उस बच्चे को कम आंका था। मध्यवर्ती दिव्य निवास अवस्था में ऐसी नींव रखने के लिए मुझे सचमुच नहीं पता कि उसे कितने सौभाग्यशाली अवसर मिले होंगे। हालांकि किसी की उत्पत्ति क्यों नींव महत्वपूर्ण है। मोयुआन स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य है। एक बार जब वह अपनी असली शक्ति प्रकट कर देता है तो उनके बीच का अंतर मात्र 10 लाख उत्पत्ति क्यूई तारों से भी पूरा नहीं हो सकता। कियू कबीले के अन्य बुजुर्गों ने बार बार सिर हिलाया। भले ही उसके पास जेनेसिस क्यू का एक शक्तिशाली आधार था, उसकी ताकत इस बात पर भी निर्भर करती थी कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। ऊपर आसमान में मोयुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके घमंडी चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। 8 मिलियन जेनेसिस क्यूई सितारे आधार के रूप में। आश्चर्य है, यदि आप उन्नत दिव्य निवास स्तर पर होते तो मैं आपसे कमतर होता। लेकिन अकेले एक शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई नींव का कोई खास मतलब नहीं है। मोयुआन जानता था कि अगर शक्ति केवल उत्पत्ति क्यूई आधार पर आधारित होती तो पूरे हुनयुआन स्वर्ग में जिक्सियाओ क्षेत्र की सुमति सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होती, क्योंकि उसने क्यूई पोषण अवस्था में ही एक दुर्लभ यिन और यांग क्यूई निवास खोल लिया था। और एक बार जब वह दिव्य निवास अवस्था में पहुंच गई तो उसके दिव्य निवासों ने उत्परिवर्तित होकर 10 दिव्य निवास खोल दिए, जो दुनिया में बहुत कम ही होता है। उसकी उत्पत्ति क्यूई नींव बेजोड़ थी। यहाँ तक कि कैलाश और वूजिता, जो दिव्य निवास सूची में उससे ऊंचे स्थान पर थे, उनकी उत्पत्ति क्यूई नींव के मामले में उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। लेकिन अगर वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ें तो कैलाश और वूजिता की लड़ने की शक्ति संभवतः उससे कमजोर नहीं होगी। मोयुआन की आंखें तेज और पैनी हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और बिजली की गति से दोनों हाथों से एक हैंड सील लगाते हुए आकाश की ओर गरजा। ब्रह्मांड की शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई एक तूफान की तरह इकट्ठा हुई और अंततः आकाश में लगभग 100 फीट ऊंचे एक घटते हुए अर्धचंद्र में बदल गई। ढलते चंद्रमा ने जमीन पर अनंत चांदनी बिखेरी, जो जेनेसिस क्यूई के सबसे शुद्ध रूप में बदल गई और मोयुआन के शरीर में एक अंतहीन धारा के रूप में प्रवेश कर गई। ये स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय की एक उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीक है, उत्पत्ति चंद्रमा तकनीक। ये तकनीक जेनेसिस क्यूई की एक सतत धारा प्रदान करेगी जो इसके कर्ता को सहारा देगी। इस तकनीक से मोयुआन की जेनेसिस क्यूई बहुत मजबूत हो जाएगी। मोयुआन के शरीर में जेनेसिस क्यूई लगातार ऊपर चढ़ती रही। उसने हाथ जोड़कर फिर गरजा, पर्वतीय स्वर्गीय वानर परिवर्तन। जेनेसिस क्यू का उभार हुआ और एक विशाल और अतुलनीय रूप से प्राचीन वानर जैसी छाया ने आकार ले लिया। क्रूरता का स्तर सरिता और लियू जिक्सुआन के विरुद्ध पिछली लड़ाई से कहीं अधिक था। जेनेसिस क्यू ने पूरे स्थान पर तूफान मचा दिया। इस बदलाव को देखकर अनगिनत लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। मोयुआन वाकई दिव्य निवास सूची में स्थान पाने के योग्य थे। उन्होंने एक के बाद एक 2 उच्च स्तरीय स्वर्गीय उत्पत्ति तकनीकें की थीं, जिनसे स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय की शक्तिशाली नींव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती थी। आखिरकार त्यानयुवान क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीकें सर्वोच्च कौशल मानी जाती थीं। यहाँ तक कि ही और कियू जैसे प्रभावशाली परिवारों के पास भी केवल एक स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीक ही थी। हाँ, चूंकि आपने मुझे एक ही समय में 2 उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीकों का खुलासा करने के लिए मजबूर किया है, भले ही आप आज हार जाते हैं, यह आपको त्यानेवान क्षेत्र में प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। 2 उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीकों का प्रदर्शन करने के बाद मोयुआन ने अपने शरीर में विनाशकारी शक्ति का संचार महसूस किया। वह हवा में खड़ा अर्जुन को घूर रहा था। उसकी हंसी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। केवल तभी वह अर्जुन की 8 मिलियन जेनेसिस क्यूई नींव से उत्पन्न सभी भय को दबाने में कामयाब हो सका। अर्जुन ने अभिमानी मोयुआन को एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा। मुझे प्रसिद्ध बनने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोयुआन हवा में आगे बढ़ा, उसकी चीख से हवा हिल गई। पहले देखते हैं कि क्या तुम आज से आगे जी सकते हो। अध्याय 775 एक भयंकर लड़ाई का टीजर। आकाश में ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसी वानर दहाड़ रहा हो। अगले ही पल मोयुआन अर्जुन की दिशा में हवा में तेजी से बढ़ा। उसका शरीर एक विशाल प्राचीन वानर छाया से सुरक्षित था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ काला लोहे का डंडा उस डंडे की छाया से जुड़ गया और विनाशकारी शक्ति के साथ सीधे अर्जुन की ओर झपटा। जुवानजोहू शहर में दिव्य निवास चरण के कई विशेषज्ञों ने अपनी उत्पत्ति की हुई नींव को महसूस करते ही कड़वी नजरें दिखाईं। मोयुआन जैसे उन्नत दिव्य निवास विशेषज्ञ की तुलना में वे बिल्कुल भद्दे थे। जैसे जैसे डंडे की छाया नजदीक आती गई, अर्जुन के शरीर में जेनेसिस क्यू का प्रवाह नाटकीय रूप से बढ़ गया। 80 लाख जेनेसिस क्यू तारे हवा में चमक रहे थे, आश्चर्यजनक और रहस्यमय। उसने स्वर्गीय युआन ब्रश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
जैसे ही ब्रश की नोक हिली, नीले और सुनहरे रंग की राजसी जेनेसिस क्यूई उस नोक पर इकट्ठा हुई और फिर एक जबरदस्त ब्रश की छाया में तब्दील हो गई, जो नीचे दबा रही डंडे की छाया से सीधे टकराए। जेनेसिस क्यूई का एक तूफान फूट पड़ा, जिससे हवा विकृत हो गई। जैसे ही ब्रश और डंडे टकराए, अर्जुन का शरीर हल्का सा कांप उठा और अंततः झटके से पीछे हट गया। उसके हर कदम से हवा में एक तीखी आवाज गूंजने लगी। यदि आपके पास केवल एक अच्छा जेनेसिस क्यूई आधार है तो आप सबसे अधिक संभावना आज ही मर जाएंगे। मो युआन ने उपहास किया। अर्जुन का जेनेसिस क्यूई आधार वास्तव में उससे बेहतर था, लेकिन वह स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय से था और उसने जेनेसिस की सभी शीर्ष तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए भले ही उसका जेनेसिस क्यूई आधार थोड़ा कमजोर था, फिर भी जेनेसिस तकनीकों की शक्ति की मदद से वह अपनी ताकत को काफी बढ़ा सकता था। जब उसकी आवाज धीमी हो गई तो शक्तिशाली डंडे वाली छाया ने लगातार अर्जुन का पीछा किया और उसे भयानक दबाव से घेर लिया। जाहिर है, वह इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन को पूरी तरह से पराजित करना चाहता था। आकाश को ढकने वाली विशाल लाठी की छाया को तेजी से नीचे आते देख अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि केवल आपके पास ही उच्च श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीकें हैं? ओमेगा संत आत्मा कला। अर्जुन ने तेजी से अपने हाथों को एक मुहर की तरह मोड़ लिया। अगले ही पल राजसी जेनेसिस क्यूई का एक प्रवाह तेजी से एक रहस्यमयी छाया में बदल गया। उस छाया ने अपने विशाल प्रकाश पंख फैलाकर ब्रह्मांड की जेनेसिस क्यूई को निगल लिया। परिणामस्वरूप अर्जुन के शरीर से निकली जेनेसिस क्यूई भी बढ़ गई। उसके पैरों की ठोकर से उसकी आकृति आसमान में उड़ गई और उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश जेनेसिस क्यूई के अनगिनत चापों में परिवर्तित हो गया, जो डंडे की परछाइयों से सीधे टकराने लगे। धमाका। आसमान में लगातार तेज आवाजें गूंज रही थीं। अनगिनत लोग ये देखकर दंग रह गए कि जब भी कोई झाड़ियों की परछाई गुजरती तो आसमान में छाई लाठियों की परछाई छट जाती। अर्जुन का शरीर भी हवा में स्थिर खड़ा था और अब हिल नहीं रहा था। जब मु युआन ने देखा कि अर्जुन अपना हमला स्थिर कर रहा है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने हल्के पंखों वाली रहस्यमयी परछाई को देखा। उससे निकलने वाली जेनेसिस क्यू उस विशाल वानर परछाई से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। जाहिर है, अर्जुन ने जो इस्तेमाल किया वह भी एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीक थी। उस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? मो युआन के मन में यह सवाल कौंधा, लेकिन उसने तुरंत ठंडी सांस ली। उसकी आंखें युद्ध की भावना से चमक रही थीं। अगले ही पल वह बाहर निकला और एक बार फिर हमला बोल दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे एक दिव्य निवास मंच विशेषज्ञ के साथ काम नहीं कर सकते। अर्जुन ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। दोनों परछाइयां बार बार ऊपर बिजली की तरह टकराती और हर बार जब वे एक दूसरे को पार करती तो जेनेसिस क्यूई की एक हिंसक आघात तरंग पैदा होती। कुछ ही समय में दोनों के बीच सैकड़ों राउंड की लड़ाई हो चुकी थी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। हर हमला अविश्वसनीय रूप से आक्रामक था, जिससे असंख्य दर्शक भय से कांप उठे। सरिता कबीले के सभी लोग बिना पलक झपकाए आसमान में ऊंचे युद्ध को देख रहे थे। उनके चेहरे पर बेहद तनाव और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन सरिता कबीले की आखिरी उम्मीद था। सरिता कियांजी और लियू त्यानेंग के चेहरे पर भी गंभीरता थी। एक क्षण बाद सरिता कियांजी ने कहा, अर्जुन कोई साधारण नहीं है। उसकी ताकत वास्तव में मो युआन के बराबर है। वे स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि मो युआन ने पहले ही अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी, लेकिन वह अभी भी अर्जुन के खिलाफ ऊपरी हाथ नहीं रखता था। ये सर्प और वानर के बीच एक अद्भुत युद्ध था। पिताजी, क्या वह जीत सकता है? लियू मिंग ने घबराहट से पूछा। लियू त्यानेंग ने बुदबुदाते हुए कहा, अभी कुछ तय नहीं है। मो युआन भी एक असाधारण व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं होगा। अर्जुन का प्रदर्शन पहले से ही उनकी उम्मीदों से बढ़कर था, लेकिन त्यानयुआन क्षेत्र में मो युआन की प्रतिष्ठा कमजोर नहीं थी। इसलिए स्वर्गीय सूर्य मंच के विशेषज्ञ लियू त्यानेंग भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि अर्जुन वाकई जीत पाएगा या नहीं। मैंने सुना है कि मो युआन ने आकाश राक्षसी वानर, जो 7वीं श्रेणी का उत्पत्ति जानवर है, के सार रक्त को परिष्कृत कर लिया है। वह सार रक्त उसके रक्त में पहले ही समाहित हो चुका है और एक बार जब वह युद्ध करेगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। उसकी उत्पत्ति क्यूई लगातार बढ़ेगी और वह एक राक्षसी वानर की तरह भयंकर हो जाएगा, ये कियांजी ने कहा। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। आकाश राक्षसी वानर का रक्त सार। लियू मिंग ने आश्चर्य से कहा। 7वीं कक्षा के उत्पत्ति के एक जानवर में नवजात स्रोत अवस्था जितनी शक्ति थी। उसने आसमान की ओर देखा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आखिरकार एक बार अर्जुन हार गया तो ये कबीले को जियाओक्सुआन प्रांत के प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद सौंपना होगा। कियू कबीले की तरफ भी सब लोग इसी तरह आसमान की ओर गौर से देख रहे थे। यहाँ तक कि कबीले के मुखिया कियू लॉन के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मो युआन को इस हालत में धकेल देगा। ठीक है, तुम उछल कूद कर सकते हो, लेकिन तुमने मो युआन को कम आंका है, कियू लांग ने व्यंग्य किया।
उच्च ऊंचाई पर हो रहा भीषण युद्ध जारी रहा और धीरे धीरे तीव्र होता गया। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई में गतिरोध बढ़ता गया, अर्जुन ने देखा कि मोयुआन के हमले लगातार तेज और हिंसक होते जा रहे थे। उसने आंखें सिकुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि मोयुआन की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। उसके चारों ओर एक अवर्णनीय उग्रता छा गई। गर्जन! अगले ही पल मोयुआन के मुंह से एक वानर जैसी चीख निकली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं और उसके आसपास की जेनेसिस क्यू भी जोर से धड़क रही थी, जिससे हवा कांप रही थी। मर जाओ! मोयुआन ने एक तेज चीख मारी। काली लाठी उसके हाथ से छूटकर एक काली धार में बदल गई, जिसने आसपास की जगह को चीर दिया और बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय युआन ब्रश के बाल बाहर निकल आए। वे परत दर परत बनते गए, मानो एक विशाल जाल बन गया हो। धमाका! काले लोहे के डंडे से बनी धार ने विशाल जाल पर बार बार प्रहार किया, उसे एक भयानक चाप में कुचल दिया और अंततः अर्जुन के शरीर पर वार किया। अर्जुन एक जोरदार आवाज के साथ उड़ गया। पूरे जगन शहर में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अर्जुन! सरिता भी चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मोयुआन की आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर थोड़ा सा हिला और वह अर्जुन के ठीक पीछे आ गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसके हाथ की मुट्ठियां कसते ही लोहे का काला डंडा उसके हाथ में वापस आ गया। धमाका! उसने अर्जुन के शरीर पर लोहे का काला डंडा मारा। अगर डंडा लग जाता तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। हालांकि जैसे ही डंडा केवल कुछ इंच की दूरी पर था, अर्जुन की हथेली से प्रकाश की एक किरण निकली। हवा में फैलते हुए प्रकाश का वह कण तेजी से मुट्ठी के आकार का हो गया। तलवार की चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। शैतान व्यापक तलवार ओब! अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे तलवार की गोली बाहर निकल आई। तलवार की गोली से अचानक एक जबरदस्त तलवार की चीख निकली। एक तेज तलवार की आभा फूट पड़ी, जो गोली के चारों ओर लिपट गई और अंततः एक विशाल प्रकाश में तलवार में बदल गई। उसकी आंखें तीखी और ठंडी थीं जब उसने तलवार घुमाई और मोयुआन की क्रूर लाठी को नजरअंदाज किया। मरना! देखते हैं कि तुम मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत रखते हो या नहीं। मोयुआन ने पीछे नहीं हटते हुए सीधे अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन के सामने डंडे की छाया तेजी से फैलती गई, लेकिन अर्जुन भावशून्य था। तलवार की गोली से परिवर्तित तलवार की रोशनी जरा भी नहीं रुकी। दोनों पक्षों के हमले अतुलनीय रूप से निर्दयी थे तथा किसी ने भी पीछे हटने का इरादा नहीं दिखाया। अनगिनत भयभीत आवाजों के बीच जब काली लाठी की छाया ने अर्जुन पर हमला किया तो तलवार क्यूई से बनी राजसी तलवार एक बेहद मुश्किल कोण से निकली और मोयुआन की छाती में घुस गई। इस समय दोनों पक्ष अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष कर रहे थे। अध्याय 776 नीला सर्प रूप। सदमे से भरी अनगिनत निगाहों के बीच दोनों व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिंसक शक्ति से लिपटे डंडे ने अर्जुन के शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया और उसी समय एक अतुलनीय रूप से भयंकर तलवार की रोशनी मोयुआन की छाती पर वार कर गई। उस क्षण जेनेसिस क्यूई की आघात तरंगों ने हवा को हिला दिया। टकराना! दोनों आकृतियां एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर एक साथ उड़ गईं। उनके शरीर आसमान से नीचे गिरे और नीचे विशाल पत्थर के चबूतरे पर गिर पड़े। जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई और जमीन में दो गहरे गड्ढे बन गए, जो धूल और धुएं से ढक गए। पूरा जुवानजोह शहर कांप रहा था। अनगिनत लोग उन दो व्यक्तियों की क्रूरता को देखकर बार बार लार निगल रहे थे। उन्नत दिव्य निवास अवस्था के कुछ विशेषज्ञों को तो ये दृश्य देखकर अपने सिर की त्वचा सुन्न हो गई। उन्हें पता था कि अगर वे वहां होते तो मारे जाते। सभी की निगाहें युद्धभूमि पर टिकी हुई थीं। सरिता ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका चेहरा घबराहट से तनावग्रस्त हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उस भीषण युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। युद्ध क्षेत्र से धुआं और धूल धीरे धीरे छट गई और एक विशाल गड्ढे में एक आकृति अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह मोयुआन था। हालांकि एक भयानक घाव उसकी छाती से पेट तक पहुंच गया था, जो उसके पूरे शरीर को तिरछे काट रहा था। यहां तक कि उसके अंग भी धुंधले दिखाई दे रहे थे। खून तेजी से बहने लगा। उसने अपनी छाती पर तलवार के निशान पर नजर डाली। उसकी पलकें हल्की सी फड़की और उसकी आंखों की गहराई में डर की एक लकीर उभर आई। अर्जुन के आखिरी पलटवार से वह थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह अंततः इसका सामना करने में सफल रहे। मोयुआन ने दूर दूसरे गड्ढे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ, तूने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? जैसे जैसे उसकी आवाज़ धीमी होती गई, उसकी छाती का मांस और खून फड़कने लगा। खून बहना अचानक बंद हो गया और भयानक घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन घाव में बची हुई भयानक तलवार की चीख थोड़ी परेशान करने वाली थी और लगातार उसके शरीर को चीर रही थी और उसे तेज दर्द दे रही थी। कुल मिलाकर हालांकि मोयुआन की चोट तेजी से ठीक हो रही थी। जब भी कबीले के लोगों के साथ साथ सरिता ने भी इस दृश्य को देखा तो उनका चेहरा अचानक बदल गया। मोयुआन ने आकाश राक्षसी वानर के सार और रक्त को परिष्कृत कर लिया है। उसका शरीर मजबूत हो गया है और उसने आत्मचिकित्सा की क्षमता प्राप्त कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली और भयंकर है।
उसे जरा भी चोट लगने का डर नहीं है। सरिता ने दांत पीस लिए। मोयुआन ने अपनी सारी बुद्धि खो दी थी, लेकिन वह अभी भी बेहद चालाक था। उसने पहले जो किया था वह जानबूझकर अर्जुन को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए उकसाना था। अर्जुन को अंत में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस समय अन्य लोगों ने भी मन ही मन आह भरी, ये जानते हुए कि अर्जुन को मोयुआन ने धोखा दिया था। दूसरी ओर कियू कबीले के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। कियू लॉन्ग ने राहत की सांस ली। मोयुआन की लाठी राजसी जेनेसिस क्यू से और मजबूत हो गई थी। अगर अर्जुन बच भी गया तो भी शायद उसका आधा शरीर नष्ट हो गया होगा और अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची होगी। ये लड़ाई मेरा कियू कबीला पहले ही जीत चुका है। ये सुनते ही कियू कबीले के अन्य सदस्य तुरंत खुश हो गए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। इस सारी चर्चा के बीच दूसरे गड्ढे की धूल और धुआं भी छट गया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। क्या अर्जुन मारा गया? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे लगा कि यह कुछ हद तक शर्मनाक बात है। मोयुआन की आंखों में एक तेज चमक थी। उसे अपनी लाठी पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा अर्जुन हमले से बच नहीं पाया था, जिसका मतलब था कि हमला कामयाब होना चाहिए था और उसे गंभीर रूप से घायल कर देना चाहिए था। तुम इतने ताकतवर हो कि मुझे इस हालत तक लड़ने पर मजबूर कर सकते हो, मोयुआन ने ठंडी खींच से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, दूर एक विशाल गड्ढे से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं हूँ? गड्ढे से धीरे धीरे एक आकृति निकलती देख सभी लोग हैरान रह गए। यह अर्जुन था। इस क्षण उसका ऊपरी शरीर और चोगा फट गया और एक दुबला पतला शरीर प्रकट हुआ जिसमें विस्फोटक शक्ति समाहित थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि मोयुआन के पिछले विनाशकारी प्रहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कैसे संभव है? यहाँ तक कि मोयुआन की अभिव्यक्ति भी नाटकीय रूप से बदल गई। उसने अपनी सारी शक्ति पहले ही अपने डंडे में डाल दी थी, जो उसकी भविष्यवाणी के अनुसार उसके समान स्तर के अस्तित्व को भी गंभीर घाव पहुंचा सकता था। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी लाठी, चोट तो लगी? अर्जुन ने शांति से उसके शरीर को देखा, जिसे करीब से देखने पर उसकी त्वचा पर रहस्यमय नीले रंग के शल्क उभरे हुए थे और उसकी आंखें भी नीली खड़ी आंखों में बदल गई थीं, एक नीले सांप की तरह। यह उन नीले तराजू की उपस्थिति थी जो मिथिक सेंट बॉडी के सक्रियण के साथ मिलकर अर्जुन को मोयुआन के भयानक क्रूर हमले का सीधे सामना करने में सक्षम बनाती थी। लेकिन बस इतना ही। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कोई प्राचीन अजगर दहाड़ रहा हो। उसके अंगों और हड्डियों में एक राजसी शक्ति भर गई थी। वह विश्व को वश में करने वाली स्वर्गीय सर्प क्यूई की शक्ति थी। ये केवल तब था जब अर्जुन ने वास्तव में विश्व को वश में करने वाले स्वर्गीय सर्प क्यूई को उसके चरम तक संचालित किया था। तब उसे इसकी गहनता का एहसास हुआ, जो ओमनी पायथन क्यूई से कहीं अधिक मजबूत थी। मोयुआन ने उदास चेहरे से अर्जुन को देखा। न जाने क्यों उसके शरीर में उमड़ती आकाशीय राक्षसी वानर की शक्ति मानो जम गई थी, मानो उसे किसी अज्ञात कारण से दबा दिया गया हो। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसकी नीली खड़ी आंखें बिना किसी भावना के मोयुआन पर टिक गईं। उसका शरीर ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई जानवर खाने के लिए दौड़ रहा हो। उसके आसपास की हवा अचानक फट गई। धमाका! उसका शरीर भूत की तरह बाहर निकला और सीधे मोयुआन पर निशाना साधा। जैसे ही उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी त्वचा की सतह पर नीले रंग के शल्क उभर आए और उसका दाहिना हाथ तेजी से बड़ा हो गया। उसकी उंगलियां फैल गईं और कुछ ही सांसों में नीले पंजे में बदल गईं। विश्व को वश में करने वाला स्वर्गीय सर्प क्यूई, नीला सर्प रूप। गर्जन! एक लंबी ड्रैगन दहाड़ पूरे विश्व में गूंज उठी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यूई स्पंदित हो रही थी। अर्जुन मोयुआन के सामने फिर से प्रकट हुआ, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। उसने अपने पंजे को, जो अवर्णनीय शक्ति से भरा था, कसकर जकड़ लिया और मोयुआन पर वार किया, जिसका रंग रूप नाटकीय रूप से बदल रहा था। जैसे ही मुक्का मारा गया, आसपास का स्थान दरकने लगा। एक भयानक शक्ति मोयुआन के चेहरे की ओर तेजी से दौड़ी। उसकी त्वचा में कसाव आ गया और उसके दिल में खतरे की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। इससे उसे समझ में आ गया कि अगर अर्जुन का मुक्का उसे लग गया तो वह शायद बच नहीं पाएगा। जीवन और मृत्यु के उस नाजुक मोड़ पर मोयुआन अब और हिचकिचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ उसके शरीर पर एक काली चमक छा गई और उसकी त्वचा में सुइयों की तरह काले बाल चुभ गए। अब वह एक असली राक्षसी वानर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और हिंसक इरादे से भरी हुई थीं। धमाका! उसने पुनः अपनी पूरी ताकत एक जबरदस्त मुट्ठी में भर ली और सर्प के पंजे से सीधे टकराने के लिए मुक्का मारा। धमाका! दोनों आदमियों के पैरों के आसपास से झटके की लहरें उठती दिखाई दीं। पूरा विशाल पत्थर का चबूतरा ढहने लगा। युद्ध के मैदान पर अनगिनत निगाहें टिकी हुई थीं। वे जानते थे कि ये दोनों व्यक्तियों के बीच अंतिम टक्कर होगी। दोनों बलों का प्रभाव केवल एक दर्जन सांसों तक ही रहा और फिर सभी ने मोयुआन के हाथ को टुकड़े टुकड़े होते देखा, जिससे वह भयभीत हो गया। खून बहने लगा। मोयुआन की चीखें फूट पड़ीं। उसका शरीर गोली की तरह फट गया, शहर में घुस गया और रास्ते में सभी इमारतें तहस नहस हो गईं।
विशाल जगन शहर में एक गहरी दरार खुल गई। जैसे ही चट्टानें लुढ़की और हवा में घूमी, मोयुआन का शरीर दब गया। अर्जुन ढहे हुए पत्थर के मंच पर निश्चल खड़ा था। उसमें से नीले रंग की क्यूई की एक धारा किसी प्राचीन अजगर की तरह उठ रही थी। ढहती इमारतों की आवाज़ अभी भी हर किसी के कानों में गूंज रही थी, लेकिन इस समय जगन शहर में अनगिनत लोग उस युवा आकृति को देखकर स्तब्ध होकर चुप हो गए। वे जानते थे कि मोयुआन हार गया है। अध्याय 777 धमकी। जगन शहर में एक गहरी दरार फैली हुई थी जो उसके संतुलन को बिगाड़ रही थी, मानो किसी सुंदरी के चीनी मिट्टी के चेहरे पर अचानक उभर आया कोई निशान हो। हालांकि जगन शहर में किसी का भी ध्यान उस दरार की ओर नहीं था, क्योंकि वे पूरी तरह से खामोशी के साथ वहां खड़े थे। दरार के अंत में स्थित इमारत ढह गई थी और मोयुआन की ओर से कोई हलचल या आवाज नहीं आ रही थी। अंततः सभी को यकीन हो गया कि मोयुआन हार गया है। उनके दिलों में तुरंत अविश्वास उमड़ पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मोयुआन जैसा प्रसिद्ध स्वर्गीय गौरवशाली दिव्य निवास सूची का विजेता उनकी आंखों के सामने पराजित हो जाएगा। इसके अलावा यह मध्यवर्ती दिव्य निवास चरण का एक युवा था जिसने उसे हराया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मोयुआन हार गया। ये कबीले के सभी लोग स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े रहे। यहाँ तक कि ई कियांजी और लियू त्यानेंग जैसे स्वर्गीय सूर्य विशेषज्ञ भी थोड़े हतप्रभ थे। युवक युवतियां लगातार अपनी लार निगलते रहे। वे स्पष्ट रूप से समझ गए कि यह दृश्य कितना चौंकाने वाला था। जब यह मामला फैलेगा तो निश्चित रूप से त्यानयुआन क्षेत्र में हंगामा मच जाएगा। सबके चेहरों पर विस्मय और सम्मान के भाव उभर आए। जब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने पहले अर्जुन पर शक किया था और उसका मजाक उड़ाया था, तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वे किसी गड्ढे में कूदना चाहते थे। लियू मिंग का मुंह थोड़ा खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका बड़ा भाई हमेशा से उसकी नज़रों में सबसे खास रहा था, लेकिन जब उसने अर्जुन के फिगर को देखा तो उसके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि जिस भाई को वह हमेशा सम्मान की नज़र से देखती थी, उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। वह कुछ कड़वाहट से बुदबुदाए, ऐसा विचित्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। अब उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितनी भोली और हास्यास्पद थी। सरिता की निर्णय क्षमता अद्भुत है। ये कियांजी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। वे सब पहले भी सरिता के फैसले पर सवाल उठा चुके थे, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि आखिर सही कौन था। यदि अर्जुन आगे नहीं आता तो उनका कबीला अनिवार्य रूप से युद्ध के साथ साथ प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद भी खो देता। इसका परिणाम बहुत बुरा होता। सरिता भी अर्जुन के दुबले पतले शरीर को चमकती आंखों से घूर रही थी। सच तो यह है कि उसने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में उसने केवल यह महसूस किया था कि अर्जुन एक साधारण उन्नत दिव्य निवास चरण विशेषज्ञ से कमजोर नहीं होना चाहिए, और वास्तव में उसने अपनी सारी उम्मीदें उस पर नहीं रखी थीं। लेकिन अब उसने दिखा दिया था कि वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। सरिता ने चुपके से मुस्कुराया, जिससे उसका अंडाकार चेहरा और भी सुंदर और आकर्षक लग रहा था। ये कबीले के सदमे और खुशी के विपरीत कियू कबीले का माहौल उदास और बेजान था। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे और कियू लॉन की आंखों से बेकाबू होकर जानलेवा इरादे फूट रहे थे। वे ऐसा परिणाम कैसे स्वीकार कर सकते थे। कियू वंश ने इतने सालों तक योजनाएं बनाई और कष्ट सहे, ताकि आज आखिरकार जो अवसर सामने आया था उसे पा लिया जाए। उन्होंने स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय से सहायता मांगने के लिए भारी कीमत भी चुकाई। दिव्य निवास सूची में स्वर्ग गौरव का दर्जा पाने वाले मोयुआन को हासिल किया। वे सफलता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे। कौन सोच सकता था कि एक लड़का कहीं से प्रकट होगा और उनकी उत्तम योजना को ध्वस्त कर देगा। वह छोटा बदमाश। कियू लॉन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। क्रोध के अलावा कियू लॉन को अर्जुन की क्षमता के कारण थोड़ा डर भी लग रहा था। मध्यवर्ती दिव्य निवास अवस्था में अर्जुन से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। स्वर्गीय सूर्य अवस्था तक पहुंचने पर वह कितना शक्तिशाली होगा। कियू वंश पहले ही अर्जुन का दुश्मन बन चुका था। अगर उन्होंने उसे स्वर्गीय सूर्य अवस्था तक पहुंचने दिया तो वह भविष्य में कियू वंश के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कियू लॉन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, उस लड़के को रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हत्या की मंशा तेजी से बाहर की ओर फैल गई। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वह अचानक आगे बढ़ा। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई का विस्फोट हुआ, जिससे उसके पीछे एक विशाल धधकता हुआ सूरज बन गया, जिसकी किरणें कई सौ मील दूर तक पहुंच सकती थीं। कितना निर्दयी लड़का है। मोयुआन स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण शिष्य है। तुमने उसका हाथ अपंग करने की हिम्मत कैसे की। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को तुम्हारे साथ निपटने दूंगा। कियू लॉन की क्रोधित आवाज़ पूरे जगन शहर में गूंज उठी और उसने चालाकी से स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय का नाम पुकार कर वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। आखिरकार त्यानयुआन क्षेत्र में स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए किसी की भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। धमाका। एक जोरदार गर्जना के साथ कियू लॉन ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और चमकदार जेनेसिस क्यूई बाहर निकली, जो एक विशाल जेनेसिस क्यूई हाथ में बदल गई, जिसने अर्जुन को पकड़ लिया।
विशाल हाथ में ऊर्जा की ज्वलंत लहरें थीं। ये स्वर्गीय सूर्य ची थी, जो दिव्य निवास में केवल स्वर्गीय सूर्य अवस्था में प्रवेश करने पर ही निर्मित होती थी। इस ची की प्रकृति सूर्य के समान थी और ये पहाड़ों को जलाने और समुद्र को उबालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। इसकी शक्ति अनंत थी। कियू लॉन का हमला साफ तौर पर जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उसने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की थी। कियू लॉन के अचानक हमले ने सबको चौंका दिया। अर्जुन भी एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसका शरीर भूत की तरह हिलने लगा और कियू लिंग के पास फिर से प्रकट हो गया। कियू लिंग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन अर्जुन ने बस उपहास किया। एक हाथ आगे बढ़ा और कियू लिंग का गला पकड़ लिया और अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम उसे मरवाना चाहते हो तो आओ। विशाल हाथ हवा में जम गया। कियू लॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कमीने, मेरे बेटे को छोड़ दो। कियू लॉन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इसी क्षण ये कियांजी को होश आया। उसकी आकृति हिली और युद्धभूमि में प्रकट हुई। उसकी आस्तीन के एक झटके से जेनेसिस क्यूई की एक धारा फूट पड़ी, जिसने जेनेसिस क्यूई के हाथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लियू त्यानेंग भी हंसते हुए प्रकट हुए। कियू लॉन, तुम कियू कबीले के मुखिया हो और फिर भी तुमने बेशर्मी से एक युवा जूनियर पर हमला करने की कोशिश की। क्या तुम चाहते हो कि कियू कबीले की बदनामी हो जाए? कियू लॉन का चेहरा काला पड़ गया। अर्जुन को मारने का यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था, लेकिन किसने सोचा था कि वह बच्चा इतना सतर्क और चालाक होगा। अर्जुन ने तुरंत कियू लिंग को बंधक बना लिया, जिससे कियू लॉन को संयम से काम लेना पड़ा। जुवानजोऊ शहर में भीड़ भी अपने होश में आ गई और उसने तुरंत कियू लॉन की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वे ये कैसे नहीं देख सकते थे कि कियू लॉन कियू कबीले की विफलता को सहन नहीं कर सका और अर्जुन पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। कियू लॉन का चेहरा उस तिरस्कार भरी फुफकार की आवाज़ सुनकर तमतमा गया, लेकिन वह बहुत ही घमंडी था, इसलिए उसने कुछ न सुनने का नाटक करते हुए ये कियांजी और लियू त्यानेंग को घूरा। ये लड़का बहुत ही दुष्ट है। इसने मु युआन का हाथ तोड़ दिया है और इसे सबक सिखाया जाना चाहिए, है ना? ये कियांजी ने व्यंग्य किया। युद्ध के मैदान में ये हमेशा मौत तक की लड़ाई होती है। क्या आपको लगता है कि वे बस खेल रहे थे? कियू लॉन ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा। ये कियांजी मोयुआन के गुरु हॉल मास्टर गुयान हैं, तुम्हें भी यह बात पता होनी चाहिए। ये कियांजी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है उन्होंने गुयान के बारे में पहले भी सुना था। गुयान स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के 9 हॉल मास्टर्स में से एक थे, साथ ही नवजात स्रोत चरण के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि ये व्यक्ति न केवल संकीर्ण सोच वाला था, बल्कि ऐसा व्यक्ति होने के लिए भी कुख्यात था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये कियांजी के चेहरे पर आए भावों में आए बदलाव को देखकर कियू लॉन का स्वर थोड़ा नर्म हुआ और उसने शांति से समझाया, चूंकि अर्जुन ने मु युआन का एक हाथ अपंग कर दिया है, इसलिए हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। अगर ये कबीला नहीं चाहता कि हॉल मास्टर गुयान खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो मैं उसे हॉल मास्टर गुयान से मिलवा दूं। ये बस एक छोटी सी सजा होनी चाहिए। ये कियांजी, ध्यान से सोचो और कोई गलती मत करो। उसे सौंप दो। उसका स्वर अत्यंत धमकी भरा था। अध्याय 778 जांग। अर्जुन शांत रहा और कियू लॉन की बातें सुनता रहा। उसका हाथ कियू लिंग के गले पर कस गया और उसके शरीर में प्रवाहित जेनेसिस क्यूई की गति तेज हो गई। ये कियांजी के पीछे हटने का जरा भी संकेत मिलते ही वह कियू लिंग को बंधक बनाकर भाग जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि ये कबीला स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के दबाव में उसकी रक्षा करेगा। अर्जुन के मन में कई विचार चल रहे थे, तभी ये कियांजी के जवाब देने से पहले ही गुस्से से भरी एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। कुलपति कियू लॉन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। अर्जुन ने पलटकर देखा कि सरिता गुस्से में कियू लॉन को घूर रही थी और बिना किसी पीछे हटने के इरादे से बोल रही थी, प्रीफेक्चर लॉर्ड, युद्ध के नियम सर्वोच्च सम्राट सुमेरु द्वारा निर्धारित किए गए थे। अब आप जो कर रहे हैं वह उनके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना है। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? क्या हॉल मास्टर गुयान ने? कियू लॉन के हाव भाव बदल गए। वह सर्वोच्च सम्राट सुमेरु द्वारा तय किए गए नियमों की अनदेखी करने का अपराध स्वीकार करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। दरअसल अगर हॉल मास्टर गुयान यहाँ होता तो भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सौम्य दिखने वाली सरिता अपने शब्दों में इतनी क्रूर होगी। मुझे वो टोपी मत पहनाओ। मैंने प्रीफेक्चर लॉर्ड की लड़ाई के नियमों की अनदेखी नहीं की। बात बस इतनी है कि उस लड़के ने मु युआन का हाथ अपंग कर दिया है और मैं चाहता हूं कि वो जाकर हॉल मास्टर गुयान को समझाए। कियू लॉन की आंखें गुस्से से चमक उठीं। सरिता ने ठंडे स्वर में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप मेरे दादाजी से मिल सकते हैं। अगर मेरे दादाजी पर्याप्त नहीं हैं तो मैं इस मामले की रिपोर्ट लेडी चमेली को दूंगी ताकि वह निर्णय ले सकें। कियू लॉन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सरिता इतना अड़ियल होगा और किसी अनजान लड़के की वजह से हॉल मास्टर गुयान को मुंह तक नहीं दिखाएगा। कोई अन्य कबीले का मुखिया इतना स्पष्ट रुख नहीं अपना सकता।
आखिरकार यह कोई आसान बात नहीं होगी यदि उन्होंने त्यानयुवान क्षेत्र में स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को नाराज कर दिया, भले ही सरिता के दादा ने एल्डर कमेटी में एक पद संभाला हो। जुवानजोऊ शहर में अनगिनत हूटिंग और सीटी की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। हर नज़र कियूलोंग की ओर देखते हुए तिरस्कार से भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि कियूलोंग की हरकतों ने आज कियू कबीले को बहुत बदनाम कर दिया था। इसे पुनर्तः नुकसान कहा जा सकता है। कियूलांग के पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसने अर्जुन को घूरते हुए चिल्लाया, जल्दी करो और कियूलिंग को जाने दो। वह अर्जुन को जाने देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यदि वंश अर्जुन की रक्षा करने पर अड़ा रहा तो वह कुछ नहीं कर सकता था। सरिता ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, अगर वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है तो मेरा ये कबीला इस मामले को शांत नहीं होने देगा। वह जानती थी कि अर्जुन अभी भी उनसे सावधान था। वह एक अनजान जगह पर अनजान लोगों के साथ था और एक स्वर्गीय सूर्य मंच विशेषज्ञ के साथ एक कबीले को अपमानित करने के बाद असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक ही था। अर्जुन ने सरिता को देखा और एक पल के लिए सोचा, फिर आखिरकार उसने कियूलिंग को छोड़ दिया। कियूलिंग ने अर्जुन को गुस्से से घूरा, मानो वह उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांत मुस्कान के साथ कहा, कुलपति कियूलोंग वाकई प्रभावशाली हैं। अगर मौका मिला तो मैं भविष्य में कियू वंश से कुछ जानकारी लेने जरूर आऊंगा। मौजूदा हालात को देखते हुए कियू कबीले के साथ दुश्मनी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे, उनके रिश्ते को सुधारना नामुमकिन था। बेशक अर्जुन के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना नामुमकिन था, भले ही वे बाद में शांति चाहते हों। अगर भविष्य में अर्जुन को मौका मिला तो वह अपना बदला जरूर लेगा। इसलिए उन्होंने कियू कबीले को और भी अधिक असहज करने के लिए ऐसे शब्द कहने में कोई आपत्ति नहीं की। तुम्हारी जबान बहुत तेज है, लेकिन इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। तुमने मु युआन का एक हाथ अपंग कर दिया है और उसका मालिक तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा, कियूलोंग ने चेतावनी दी। बेटे, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तुम्हें त्यानयुवान क्षेत्र में स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को अपमानित करने के परिणामों का पता नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में आपको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मुझे कियू कबीले के मुखिया की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दिल में अचानक एक आशंका सी छा गई। उसे लगा कि उसे जल्दी से अपनी बड़ी बहन चमेली की जांघ से लिपट जाना चाहिए। आखिरकार वह इस समय अकेला था और उसके लिए स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय जैसे विशाल राक्षस का सामना करना नामुमकिन था। कियूलोंग ने ठंडी सांस ली। आसपास की उपहास भरी निगाहों ने उसे और देर तक रुकने में शर्मिंदगी महसूस कराई। उसके हाथ के इशारे से एक दर्जन आकृतियां उस जगह पहुंची जहां मुयुआन दफन था, उसे खोदकर बाहर निकाला और तेजी से वहां से चले गए। कियूलोंग भी कियू कबीले के सदस्यों के साथ चले गए। शहर में जयकारे गूंज उठे जब अनगिनत लोगों ने अर्जुन की ओर उत्साहित निगाहें डालीं। ताकत हमेशा पहचानी जाती है, चाहे वह किसी भी जगह हो। इसके अलावा अर्जुन, एक मध्यवर्ती दिव्य निवास विशेषज्ञ, ने मुयुआन को हराया था, जो दिव्य निवास सूची में एक रैंकर था। कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जब यह मामला फैलेगा तो कितना हंगामा मचेगा। अर्जुन संभवतः त्यानयुवान क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो जाएगा। पत्थर के मंच और कई इमारतों के आसपास से आकृतियां तेजी से आगे बढ़ने लगीं और अंततः यी कियांजी और अन्य लोगों के सामने पहुंचकर उन्हें बधाई देने लगीं। ये जियाओशुआन प्रांत के कई गुटों के नेता थे जो पहले यी और कियू कुलों के बीच परिणाम स्पष्ट न होने के कारण असमंजस में थे। चूंकि यी कुल अब जीत चुका था और भविष्य में जियाओशुआन प्रांत की बागडोर संभालेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए आगे आना पड़ा। यद्यपि यी कियांजी इन लोगों से खुश नहीं थे जो हवा के रुख के विपरीत चले गए, फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। अर्जुन के इर्द गिर्द उमड़ती जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे कम होती गई। सरिता उसके पास आए और उसके नंगे ऊपरी शरीर को गौर से देखते हुए चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा फिगर बुरा नहीं है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की और जल्दी से कुछ कपड़े पहन लिए। अर्जुन, धन्यवाद, सरिता ने ईमानदारी से कहा क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखें अर्जुन को देख रही थीं। वह जानती थी कि यदि अर्जुन ने स्थिति को नहीं बदला होता तो संभवतः उसका ही कबीला प्रीफेक्चर लॉर्ड की लड़ाई में मुयुआन द्वारा पराजित हो जाता और अंततः उन्हें प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। मैंने तो बस वही किया जिसके लिए मुझे पैसे मिले थे। अर्जुन हंसा, तो तुम क्या सोचते हो? हालांकि मैं महंगा हूं, पर कीमत वाजिब थी, है ना? अगर ये कबीले के युवक युवतियों ने आज की घटना से पहले ऐसी बातें सुनी होती तो शायद वे उसका मजाक उड़ाते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन उस समय सभी मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तक कि लियू मिंग भी अपने होंठ भींच रही थी। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उनकी निगाहें जिज्ञासा और प्रशंसा से भरी हुई थीं। सरिता मुस्कुराए। कुछ ही देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, जरूर इसके लायक है। सौदिव्य निवास औषधियों की तुलना प्रीफेक्चर लॉर्ड पद से नहीं की जा सकती। अर्जुन ने पूछा, आप लंबे समय तक मेरी देखभाल करने पर विचार क्यों नहीं करते?
सरिता एक पल के लिए चौंक गई, फिर घबरा गई। अर्जुन का क्या मतलब था? हालांकि सरिता के इतने सालों में अनगिनत प्रशंसक थे, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। क्या ये किसी तरह का स्वीकारोक्ति था? जब तक आप मेरे प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त दिव्य औषधियां उपलब्ध कराते रहेंगे, अर्जुन ने जल्दी से कहा। उसे इस समय भारी मात्रा में दिव्य औषधियों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि उसे मिलने वाली 100 उच्च श्रेणी की दिव्य औषधियां भी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थीं। वह महसूस कर सकता था कि उन्नत दिव्य निवास स्तर तक पहुंचने के लिए उसे भारी मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता होगी। अन्य लोगों के लिए अपने कुछ दिव्य निवासों को निखारना आसान था, लेकिन उसके 9 उत्परिवर्तित दिव्य निवास संसाधनों का भयानक उपभोग कर रहे थे। इससे पहले कि वह बड़ी बहन चमेली की जांघों को गले लगा पाता, उसे लगा कि उसे सरिता की लंबी टांगों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही उसके दिमाग में ऐसे विचार घूम रहे थे, वह सरिता के पैरों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका, जो वास्तव में काफी लंबे और पतले थे। सरिता ने अर्जुन को घूरते हुए दांत भींच लिए। तुमने मो युआन को हरा दिया है और तुम्हारी कीमत पहले जैसी नहीं रही। मैं लंबे समय तक तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। इसके अलावा मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। आज से तुम त्यानयुवान क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो जाओगी। अर्जुन ने एक उदास आह भरी। उसे परवाह नहीं थी कि वह मशहूर है या नहीं, उसे तो और ज्यादा दिव्य औषधियां चाहिए थीं। ये लड़की ज्यादा चालाक हो गई थी और अब उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि अब उसके पास अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 779 गुशी। अगले कुछ दिनों में जियाओक्सुआन प्रीफेक्चर के प्रीफेक्चर लॉर्ड युद्ध के दौरान जो कुछ हुआ, वह आश्चर्यजनक गति से प्रीफेक्चर से परे फैल गया और लगातार हंगामा मचाया। बेशक अगर यह कोई साधारण प्रीफेक्चर लॉर्ड की लड़ाई होती तो इसने इतना ध्यान आकर्षित नहीं किया होता। आखिरकार त्यानयुवान क्षेत्र में 900 प्रीफेक्चर थे और जियाओशुआन प्रीफेक्चर उनमें से कोई खास नहीं था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जियाओक्सुआन प्रांत के प्रीफेक्चर लॉर्ड युद्ध में मोयुआन शामिल होगा, जो एक स्वर्ग गौरव है जिसे हुनयुआन स्वर्ग की दिव्य निवास सूची में स्थान दिया गया था। और मुख्य बात यह थी कि मोयुआन हार गया। वह मध्यवर्ती दिव्य निवास चरण में एक अजीब युवक से हार गया। त्यानयुवान क्षेत्र में अनगिनत दिव्य निवास विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से केवल 38 को ही दिव्य निवास सूची में स्थान दिया जा सका। हालांकि मोयुआन सबसे निचले पायदान पर था, फिर भी किसी ने उसकी ताकत को कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। मोयुआन की क्षमता को देखते हुए भविष्य में उसका स्वर्गीय सूर्य स्तर तक पहुंचना निश्चित था, और स्वर्गीय सूर्य स्तर पर मौजूद लोगों को त्यानयुवान क्षेत्र का वास्तविक स्तंभ माना जा सकता था। भविष्य में यदि मोयुआन को पर्याप्त अवसर मिले तो वह नवजात स्रोत चरण तक भी आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। नवजात स्रोत चरण के साधक, चाहे वे त्यानयुवान क्षेत्र में हो या संपूर्ण हुनयुवान स्वर्ग में, शीर्ष विशेषज्ञ माने जा सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि मोयुआन की त्यानयुवान क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि थी, जिसके कारण इस मामले ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इस प्रकार अनगिनत पूछताछ के बाद मोयुआन को हराने वाले युवक के बारे में भी जानकारी प्रसारित हुई। अर्जुन, मध्यवर्ती दिव्य निवास चरण, पृष्ठभूमि अज्ञात। इस अपरिचित नाम ने दिव्य निवास चरण में एक अज्ञात शक्ति के जन्म की घोषणा कर दी। त्यानयुवान क्षेत्र के विभिन्न गुटों को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि त्यानयुवान क्षेत्र बहुत विशाल था। वहां 900 प्रांत थे और कोई नहीं जानता था कि इस भूमि पर कितने स्वर्गीय गौरव छिपे हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी पहचान उजागर नहीं की थी, वे दिव्य निवास सूची में शामिल लोगों से कमजोर नहीं थे। हालांकि इस तरह के अज्ञात लोगों का उदय असामान्य था, फिर भी समय समय पर ऐसा होता रहा। इनमें से ज्यादातर छुपे हुए घोड़े अहंकार से भरे होते थे और अपनी एक ही शानदार उपलब्धि से दुनिया को चकित कर देना चाहते थे। इसलिए अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं में छुपे हुए घोड़े ही उभरकर सामने आते थे। बेशक चाहे कितने भी छिपे हुए अंधेरे घोड़े हों, कम से कम अर्जुन का नाम इस बार पूरे त्यानयुवान क्षेत्र में फैल गया था। अर्जुन की प्रसिद्धि मोयुआन पर कदम रखने से हुई थी, जिस पर कुछ लोग मन ही मन खुश हुए। यह अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के लिए था। आखिरकार स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय शक्तिशाली और प्रभावशाली था, और उन्होंने पहले भी कई लोगों को नाराज किया था। इस दबंग स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को हारते देखना मजेदार था, लेकिन कुछ लोग आशंकित भी थे। अर्जुन बहुत लापरवाह था। हालांकि उसने मोयुआन को हरा दिया था, उसने शक्तिशाली स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को नाराज कर दिया था और भविष्य में उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। जुआनजोऊ शहर, ये कबीले का निवास। अर्जुन एक शांत एकांत आंगन में पालथी मारकर बैठा था। उसकी हथेलियों के बीच एक लाल रत्न जैसी दिव्य औषधि लटकी हुई थी। उससे लगातार शुद्ध और तेज लाल लाल प्रकाश निकल रहा था, जो अर्जुन के शरीर में प्रवाहित हो रहा था। दिव्य निवास औषधि की शुद्ध शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद शिरोबिंदुओं से होकर दिव्य निवासों में प्रवेश कर उन्हें परिष्कृत करने लगी। ये प्रक्रिया 1 घंटे तक चली।
जब तक अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक उसके हाथ की हथेली में रखी उच्च श्रेणी की दिव्य औषधि पाउडर में बदल चुकी थी और हवा के साथ बिखर गई थी। ये देखकर अर्जुन का दिल दुख गया। उसे अपने प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 2 उच्च श्रेणी की दिव्य निवास औषधियों का सेवन करना पड़ता था, और हालांकि उसकी साधना प्रगति अच्छी थी, फिर भी ये सेवन वास्तव में कष्टदायक था। उनकी गणना के अनुसार ये वंश को प्रीफेक्चर लॉर्ड की लड़ाई में जीत दिलाने में मदद करने के लिए उन्हें जो 50 उच्च श्रेणी की दिव्य निवास औषधियां पुरस्कृत की गईं, उनसे उन्हें 1 महीने से भी कम समय तक प्रशिक्षण मिल सकता था। बेशक अगर दिव्य निवास अवस्था में कोई और यह सुन लेता तो वह पहले ही क्रोधित हो जाता। सामान्य दिव्य निवास अवस्था के अभ्यासियों के लिए एक दिव्य निवास औषधि कई दिनों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त होती थी, लेकिन अर्जुन के साथ यह 1 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो जाती थी। लेकिन अर्जुन भी इस मामले में बहुत असहाय था। उसके अराजक दिव्य निवास शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। मुझे दिव्य औषधि का एक स्थिर स्रोत खोजना है। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर वह अपना भंडार खत्म कर देता तो निस्संदेह उसका प्रशिक्षण बहुत धीमी गति से विकास के दौर में प्रवेश कर जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले ही दिन में 2 बार उच्च श्रेणी की दिव्य औषधियों की मिठास का स्वाद चख चुका था। अगर वह इसकी मात्रा कम कर देता तो उसे बहुत असुविधा होती। जैसा कि कहा जाता है, मितव्ययिता से फिजूल खर्ची की ओर जाना आसान है, लेकिन फिजूल खर्ची से मितव्ययिता की ओर जाना मुश्किल। जब अर्जुन आह भर रहा था, एक ही कबीले का नौकर आंगन में आया और सम्मानपूर्वक उसे बताया कि सरिता ने उसे सामने वाले आंगन में आमंत्रित किया है। अर्जुन ने कारण पूछा और नौकरानी ने फुसफुसाते हुए बताया कि स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय से कोई आया था। अर्जुन का दिल कांप उठा, फिर उसने सिर हिलाया। स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय त्यानयुवान क्षेत्र के एक स्थानीय तानाशाह जैसा था। उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह एक और शक्तिशाली दुश्मन नहीं चाहता था। नौकर के पीछे पीछे सामने के आंगन में जाने से पहले उसने थोड़ा सा साफ सफाई की। रास्ते में उसकी मुलाकात ही कबीले के कुछ नौजवानों से हुई, जिन्होंने उसे प्यार और सम्मान भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। पहले की तुलना में उनके व्यवहार में निस्संदेह जमीन आसमान का फर्क था। जब वे सामने के आंगन में पहुंचे तो अर्जुन सीधा अंदर गया, अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं और मुख्य कुर्सी पर एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी को बैठा देखा। उस आदमी ने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था, जिस पर लौ की आकृतियां बनी हुई थीं। स्वर्गीय संप्रदाय का स्कारलेट ज्वाला हॉल। अर्जुन शांत रहा। ऐसा कहा जाता था कि मुयुआन के गुरु गुयान स्कारलेट फ्लेम हॉल के हॉल मास्टर थे। हालांकि ये व्यक्ति गुयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालांकि अर्जुन अपने शरीर से अत्याचारी उत्पत्ति क्यूई को महसूस कर सकता था, वह व्यक्ति केवल स्वर्गीय सूर्य चरण में था और स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के हॉल मास्टर्स में से एक होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। सरिता और ये कियांजी भी सामने के आंगन में थे। अर्जुन। सरिता उठे और मुस्कुराते हुए बोले, ये स्कारलेट फ्लेम हॉल के परिचारक गोशी हैं। वह अर्जुन के पास झुकी और फुसफुसाई, पिछले कुछ दिनों में मैं उसे यहाँ बुलाने के लिए किसी तरह जुगाड़ कर पाई हूँ। अगर तुम सुलह कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अर्जुन उसके इस भाव से थोड़ा भावुक हो गया। ये वंश को शायद गुयान के आने और परेशानी खड़ी करने का डर नहीं था, जिसका मतलब था कि सरिता ने उसके लिए ये सब किया था। आखिरकार वह जानती थी कि वह किसी दूसरे स्वर्ग से आया है और उस जगह और यहाँ के लोगों से अपरिचित था। इसलिए शक्तिशाली स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को नाराज करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने धन्यवाद में सिर हिलाया, हालांकि उसे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने अपना सिर उठाकर गोशी की ओर देखा, जिसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं, और उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। सरिता ने अपना सिर घुमाया और गोशी की ओर मुस्कुराए। यह अर्जुन है। गोशी ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे पता है, वह इन दिनों काफी प्रसिद्ध है। सरिता को थोड़ा अजीब लगा और समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। तभी गोशी ने चाय का प्याला नीचे रखा और सीधे अर्जुन को घूरने लगा। चूंकि कुलमाता क्यूशुई मुझे ढूंढने आई हैं और ये वंश के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से बात करूंगा। ये बात हॉल मास्टर के कानों तक पहुंच चुकी है। हालांकि वह थोड़ा दुखी है, लेकिन वह संकीर्ण सोच वाला नहीं है और वह खुद को किसी जूनियर के स्तर तक गिराने का इरादा नहीं रखता। इसके अलावा हॉल मास्टर आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं और उन्होंने मुझे ये संदेश देने के लिए कहा है कि वे आपको एक पंजीकृत शिष्य के रूप में संप्रदाय में स्वीकार कर सकते हैं। सरिता का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन अर्जुन ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय का पंजीकृत शिष्य होने की परवाह नहीं थी। उसके गुरु सर्वोच्च सम्राट सुमेरु थे। उनके सामने गुयान क्या था? इसके अलावा वह ये भी महसूस कर सकता था कि गोशी की आवाज़ में कोई मित्रता नहीं थी। तथापि जैसी कि उम्मीद थी, गोशी की आवाज़ का लहजा अचानक बदल गया। तुमने हमारे स्कारलेट फ्लेम हॉल के चेहरे को नुकसान पहुंचाया है और तुम्हें पश्चाताप के तौर पर कुछ करना होगा। जब तुम मुयुआन से लड़ रहे थे तो तुमने जो उच्च स्तरीय हेवन टियर जेनेसिस तकनीकें इस्तेमाल की थीं, वे बहुत अच्छी लग रही थीं।
तुम स्कारलेट फ्लेम हॉल के खजाने को समृद्ध करने के लिए इन्हें पेश कर सकते हो और हम इस मामले को पीछे छोड़ देंगे। हाँ, तुम्हारी जेनेसिस तकनीकें किसी विरासत से मिली होंगी जो तुम्हें अचानक मिल गई होंगी, है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन त्यानयुवान क्षेत्र में ऐसी चीज़ें असामान्य नहीं हैं। और जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, सामने का आंगन अचानक शांत हो गया। अध्याय 780 अस्वीकृति। सामने के आंगन में एकदम शांति थी। सरिता के खूबसूरत चेहरे पर खुशी के भाव जम गए थे। वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, और जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि गुशी ऐसी शर्त रखेगा। उसके अंदर गहरा गुस्सा उमड़ आया और उसने कहा, गुशी, क्या ये स्थिति कुछ ज़्यादा ही नहीं है? युवाओं को अपनी गलती की कीमत चुकानी ही होगी, वरना उन्हें याद नहीं रहेगा। इसी में उनकी भलाई है। गुशी मुस्कुराया। उनके विचार से ये शर्त बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि अर्जुन प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, और अगर वह हॉल मास्टर का पंजीकृत शिष्य बन जाता तो कहा जा सकता था कि वह एक ही छलांग में आसमान छू गया। तो क्या हुआ अगर उसे 2 उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तरीय उत्पत्ति तकनीकों का भुगतान करना पड़ा? यदि अर्जुन बुद्धिमान था तो उसे पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। अर्जुन के भावहीन चेहरे को देखते हुए उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, माफ़ी मांगें, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है। तो क्या जिन लोगों ने आपके स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को हराया है, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह एक खूबसूरत बात है जब शेर और बाघ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अगर एक चूहा बाघ की मूंछों को छूना चाहता है तो क्या यह अपमान को आमंत्रित करना नहीं है? गुशी ने लापरवाही से कहा। अर्जुन मुस्कुराया, धीरे से एक तरफ बैठ गया और बोला, इसे भूल जाओ, मैं आपके संप्रदाय से जुड़ने के योग्य नहीं हूँ। गुशी का चेहरा काला पड़ गया और उसने प्याला मेज पर पटक दिया। तुम मेरे स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के अच्छे इरादे को ठुकरा रहे हो। युवाओं का गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा घमंडी मत बनो। हालांकि इस बार अर्जुन इतना आलसी था कि उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। ये देखकर गुशी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम रोओगे। फिर उसने सरिता को घूरा और अजीब लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम इस व्यक्ति की सिफारिश करना चाहती थी। हाँ, मेरा स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय इस बात पर राजी नहीं होगा। अपने वस्त्र को लहराते हुए वह तेजी से चला गया। गुशी के जाने के बाद आंगन का माहौल कुछ उदास हो गया। सरिता का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मेज पटक दी। उसने हद कर दी। वह गुशी को आमंत्रित करने के लिए काफी दयालु थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वही कबीले को सम्मान नहीं देगा। सरिता, मैं तुम्हारी नेकनियति समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अर्जुन स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के साथ अपने रिश्ते को सुधारने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन अगर उनका रवैया ऐसा था तो इसे भूल जाओ। सरिता ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे ही कुल के मामलों की वजह से ही तुम स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के दुश्मन बन गए हो। मैं कुछ कैसे नहीं कर सकती। अगर वे इससे नाराज हैं तो उन्हें मेरे ही कबीले को ढूंढने आना चाहिए। वे बस अपना गुस्सा तुम पर निकालना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। उसने गहरी सांस ली, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 2 दिनों में जुवानजोह शहर में टेलीपोर्टेशन एरे त्यानयुवान यूटोपिया का पता लगा लेगा। उस समय मैं जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट दूंगी और लेडी चमेली से आपकी सिफारिश करने का कोई मौका ढूंढूंगी। अगर वह आपके बारे में अच्छा सोचती हैं तो स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेडी चमेली की नज़र बहुत तेज है। इतने सालों में उन्होंने जितने स्वर्ग के गौरव देखे हैं उतने ही नदी किनारे लगे विलों के पेड़ हैं। उनके लिए किसी के बारे में अच्छा सोचना आसान नहीं होगा। ये कियांजी, जो दूसरी तरफ थी, ने चिंतित भाव से कहा। इसके अलावा मुझे चिंता है कि स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय रास्ते में आ जाएगा। लेडी चमेली शायद सिर्फ एक दिव्य निवास विशेषज्ञ की वजह से स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के साथ एक अप्रिय रिश्ता नहीं बनाना चाहती। हालांकि शुरुआत में उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन अब जब वे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो वे किसी न किसी तरह समझौता कर ही लेंगे। ये क्यूशुई की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से खांसते हुए कहा, मुझे लगता है कि लेडी चमेली के साथ मेरी अच्छी निभ जाएगी। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सरिता और ये कियांजी दोनों उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने अर्जुन को घूरा और महसूस किया कि अर्जुन वाकई बहुत मोटी चमड़ी का है। लेडी चमेली की क्या पहचान और क्या हैसियत है। वह त्यानयुवान क्षेत्र की प्रमुखों में से एक हैं। पूरे हुनयुवान स्वर्ग में भी वह अभी भी एक सर्वोच्च अस्तित्व हैं। वह हम जैसे स्वर्गीय सूर्य चरण के विशेषज्ञों पर भी ध्यान नहीं देती, तो फिर आप, जो दिव्य निवास चरण पर हैं, इतना आत्मविश्वास क्यों रखते हैं? भले ही आपकी प्रतिभा अच्छी हो और आपने मु युआन को हरा दिया हो, लेकिन लेडी चमेली ने इतने सालों में कितने सुपर हेवन प्राइड देखे होंगे। वह आपके साथ क्यों रहेगी? सरिता असहाय होकर मुस्कुराए और उसे समझ नहीं आया कि और क्या कहे।
उनके चेहरों पर अजीब भाव देखकर अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या करे। क्या उसे उन्हें बताना चाहिए कि चमेली उसकी बड़ी बहन थी? क्या उसे उन्हें बताना चाहिए कि उसके स्वामी सर्वोच्च सम्राट सुमेरु थे? अगर वह उन्हें बताएगा तो वे डर के मारे मर जाएंगे। इसलिए जाहिर है वह इसका खुलासा नहीं कर सका। इसलिए अर्जुन केवल एक सीधा चेहरा रख सकता था और उसने अपनी मोटी त्वचा के साथ सरिता और ये कियांजी की विचित्र निगाहों का विरोध किया। हम 2 दिन में निकलेंगे। सरिता ने नजरें हटा लीं और मन बना लिया, नतीजा चाहे जो भी हो उसे कोशिश तो करनी ही चाहिए। अर्जुन ने मन ही मन राहत की सांस ली और फिर सरिता की ओर देखकर मुस्कुराया। तो मुझे सबसे पहले सरिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। त्यानयुवान क्षेत्र में चमेली का बहुत ऊंचा दर्जा और पद था। अगर उसका कोई संबंध न होता तो वह उससे मिलने के योग्य नहीं होता, भले ही वह स्वर्गीय सूर्य अवस्था तक पहुंच गया हो, और ये तो कहना ही क्या कि वह भी दिव्य निवास अवस्था में ही था। तो सरिता के संबंध ने निस्संदेह उसे बहुत सी परेशानियों से बचा लिया था। अर्जुन के शांत चेहरे को देखकर सरिता ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अर्जुन को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। 2 दिन का समय पलक झपकते ही बीत गया। टेलीपोर्टेशन सरणी के बाहर जगन शहर का केंद्र, एक विशाल पत्थर का चबूतरा खड़ा था जिस पर अनगिनत प्रकाश पुंज गुथे हुए थे। प्राचीन उत्पत्ति के रून चबूतरे के चारों ओर प्रवाहित और बह रहे थे, जिससे एक विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी बन रही थी। इस समय अर्जुन और सरिता दोनों सरणी के बाहर खड़े थे। टेलीपोर्टेशन एरे त्यानयुवान यूटोपिया और त्यानयुवान क्षेत्र के कई प्रांत शहरों को जोड़ता है, लेकिन चूंकि गंतव्य बहुत ज्यादा हैं, इसलिए केवल 2 दिन ही ऐसा होता है जब ये त्यानयुवान यूटोपिया से जुड़ता है। अगर आप ये 2 दिन चूक गए तो आपको अगले महीने तक इंतजार करना होगा, सरिता ने बताया। अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे की तुलना मास्टर सुमेरु द्वारा स्थापित क्रॉस बाउंड्री टेलीपोर्टेशन एरे से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये बहुत शानदार था। हाँ, लगता है कि कुलमाता कियुशुई जल्दी में है। क्या आप त्यानयुवान यूटोपिया जा रही हैं? दोनों बातें कर ही रही थीं कि उनके पीछे से एक ठंडी हंसी की आवाज़ आई। वे सब घूमकर गूशी को टहलते हुए देखने लगे। गूशी के पीछे कियुलिंग था जो अर्जुन को गौर से देख रहा था। सरिता ने जब उन्हें प्रकट होते देखा तो अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ लीं। गूशी पास आया और उदासीन स्वर में बोला, संयोग से हम भी त्यानयुवान यूटोपिया जा रहे हैं। हम साथ साथ यात्रा कर सकते हैं। सरिता के सुंदर चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। गूशी के लिए त्यानयुवान यूटोपिया जाना शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। जब उसे याद आया कि गूशी ने एक दिन पहले क्या कहा था तो उसका दिल बैठ गया। गूशी ने अपनी नज़र अर्जुन पर घुमाई। बेटे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। शांत। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। गूशी की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके चारों ओर जेनेसिस क्यू का कंपन होने लगा। ये देखकर ये कियांजी जल्दी से एक तरफ हट गए और गहरी आवाज में चेतावनी दी, गूशी, मुझे उम्मीद है कि तुम गरिमा के साथ पेश आना याद रखोगे। गूशी ने नाक सिकुड़ी और उसकी जेनेसिस क्यू शांत हो गई। देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। अपनी आस्तीन लहराते हुए कियुलिंग सीधे टेलीपोर्टेशन व्यू में चला गया। राजसी रोशनी टिमटिमा गई और वह गायब हो गया, लेकिन अर्जुन को उसके जाने से पहले उसकी भयावह निगाहें अभी भी महसूस हो रही थीं। सरिता बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने गहरी सांस ली। चलो चलें। वह टेलीपोर्टेशन सरणी में भी प्रवेश कर गई। अर्जुन ने उसका पीछा किया। आसपास की रोशनी में लहरें उठीं और जगह जोर से कांपने लगी। उसने अपने होंठ चाटे। उसके दिल में उत्सुकता की भावना भर गई। वह अंततः अपनी बड़ी बहन चमेली को देख सका। अध्याय 781 त्यानयुवान यूटोपिया। त्यानयुवान यूटोपिया सर्वोच्च सम्राट सुमेरु द्वारा त्यानयुवान क्षेत्र की स्थापना के समय स्थापित एक स्वतंत्र स्थान था, जो अब पूरे त्यानयुवान क्षेत्र का केंद्र था, लेकिन यह वह धन्य भूमि भी थी जहां त्यानयुवान क्षेत्र के अनगिनत लोग आने का सपना देखते थे। ऐसी अफवाहें थीं कि सर्वोच्च सम्राट सुमेरु ने त्यानयुवान यूटोपिया को 900 प्रांतों से जोड़ने के लिए जबरदस्त तरीके अपनाए थे। परिणामस्वरूप 900 प्रांतों की ब्रह्मांडीय क्यू यूटोपिया की ओर निर्देशित हो गई, जिससे वह निर्जीव स्थान हुनयुवान स्वर्ग की प्रसिद्ध धन्य भूमि में बदल गया। ये कहा जा सकता है कि त्यानयुवान यूटोपिया का जन्म 900 प्रांतों के कारण ही हुआ था। सर्वोच्च सम्राट सुमेरु की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। ऐसे धन्य देश में रोजाना सांस लेना भी हर रात चौथी श्रेणी का जेनेसिस भोजन खाने के बराबर था। इसके लाभ अनगिनत थे, और अगर वहां प्रशिक्षण दिया जाए तो और भी ज्यादा फायदे होंगे। बाहरी दुनिया की तुलना में दक्षता कहीं बेहतर होगी। इसलिए त्यानयुवान यूटोपिया में आवास पर प्रतिबंध था, जहां कीमतें बहुत ज्यादा थीं। मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा थी। अंतरिक्ष का अराजक उतार चढ़ाव एक अज्ञात समय तक चला, उसके बाद अचानक समाप्त हो गया। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं और एक तेज रोशनी उस पर से गुजरी, जिससे उसकी आंखें फिर से सिकुड़ गईं। उसे उस माहौल के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगा। रोशनी के साथ तालमेल बिठाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास के माहौल को देखा। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं।
वह एक पहाड़ की चोटी पर था जहां एक विशाल चमकती हुई टेलीपोर्टेशन प्रणाली बनी हुई थी। उसने एक के बाद एक कई आकृतियां प्रकट होते देखीं। पूरे आकाश में छायाएं थीं और वह बहुत जीवंत लग रहा था। वहां एक ऊंचा पर्वत खड़ा था, मानो आकाश को छू रहा हो। घने बादल और धुंध चमक रहे थे और झिलमिला रहे थे, आकाश और धरती के बीच तैर रहे थे और विशाल पर्वत छोटे और अदृश्य लग रहे थे। एक विशाल नदी शून्य में स्वर्गीय नदी की तरह बह रही थी। दूर तक देखा तो आसमान में कई तैरते हुए द्वीप दिखाई दे रहे थे। वे छोटे छोटे महाद्वीपों जैसे लग रहे थे जिन पर भव्य शहर बसे हुए थे। अनगिनत आकृतियां इधर उधर घूम रही थीं, लगातार तैरते द्वीपों के बीच घूम रही थीं। तैरते हुए द्वीपों की सामग्री रत्नों की तरह थी जो सूर्य के नीचे चमक रही थी। इतने शानदार दृश्य के सामने भले ही अर्जुन में शांत रहने की अच्छी क्षमता थी, फिर भी वह हैरान और अविश्वास से भरा भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। कैंगक्सुआन संप्रदाय का परिदृश्य असाधारण था, लेकिन फिर भी इसकी तुलना यहाँ से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा त्यानयुवान यूटोपिया की उत्पत्ति क्यूई इतनी समृद्ध और सघन थी कि कोहरे के निशान दिखाई दे रहे थे जिससे धुंधली हवा बन रही थी। उत्पत्ति क्यूई अत्यधिक सघन थी। त्यानयुवान यूटोपिया 900 प्रांतों को जोड़ता है और 900 प्रांतों की उत्पत्ति क्यूई सभी यहाँ एकत्रित होती हैं, इसलिए ये स्थान स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया से कहीं बेहतर है, सरिता ने मुस्कुराते हुए समझाया जब उसने अर्जुन के चेहरे पर विस्मय के भाव देखे। बहुत प्रभावशाली, अर्जुन ने कहा। केवल संत स्तर तक पहुंच चुके विशेषज्ञ ही ऐसा कर पाएंगे, है ना? सामान्य संतों में ये क्षमता नहीं होगी। ये कियांजी, जो दूसरी तरफ थे, अर्जुन के विचारों को समझ गए थे। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं जब उन्होंने समझाया, सर्वोच्च सम्राट सुमेरु न केवल संत अवस्था के नेता हैं, उन्हें जेनेसिस रून्स पर भी गहरी महारत हासिल है। इस दुनिया में जेनेसिस रून्स में उनसे ज्यादा पारंगत व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि वे इतनी असाधारण तकनीकें कर पाते हैं। वह विशाल सूर्य देख रहे हो? ये कियांजी ने आकाश की ओर इशारा किया। अर्जुन ने अपनी निगाहें दौड़ाईं और देखा कि 9 आकाशों के ऊपर एक अतुलनीय विशाल सूर्य लटक रहा है जो अपनी चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा है। लेकिन उस धधकते सूर्य से उसे ऊर्जा का एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। ये त्यानयुवान यूटोपिया का मूल है, जिसे आकाश को प्रकाशित करने वाली आंख कहा जाता है। ये 2 कमल वाला संत खजाना है जो सभी संत खजानों में 14वें स्थान पर है। वह खजाना त्यानयुवान यूटोपिया को ची पहुंचाने से पहले 900 प्रांतों की उत्पत्ति ची को निगल जाता है। ये वाकई बहुत रहस्यमय है, ये कियांजी ने समझाया। 2 कमल संत खजाना, अर्जुन ने हैरानी से कहा। उसने पहले भी संत खजाने के बारे में सुना था जिसे संत उत्पत्ति खजाना भी कहा जाना चाहिए। उस समय संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने भी एक संत खजाना, छोटा कांगशुआन संत मोहर, महल के स्वामी शेंग युआन से लड़ने के लिए बुलाया था, जो झूठे संत अवस्था में था। इसकी शक्ति वाकई भयानक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि संत खजाने को हुनयुवान स्वर्ग में ग्रेड में विभाजित किया गया था। संत चरण को 1, 2 और 3 कमलों में विभाजित किया गया है। संत निधियों को भी इसी प्रकार क्रमबद्ध किया गया है, ये कियांजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। उसके अनुमान के अनुसार संप्रदाय गुरु किंग यांग का छोटा कैंगक्सुआन संत मुद्रा एक कमल संत का खजाना होना चाहिए। उसे बस यह नहीं पता था कि असली कैंगक्सुआन संत मुद्रा किस स्तर की थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया, ऐसी प्राकृतिक वस्तु में कम से कम 3 कमल तो होने ही चाहिए, है ना? चलो पहले मेरे दादाजी को ढूंढते हैं। अगर हमें लेडी चमेली से मिलना है तो हमें उनकी मदद की जरूरत होगी, सरिता ने जोर से कहा, जबकि अर्जुन अभी भी सोच रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि त्यानयुवान क्षेत्र में ग्रेडिंग प्रणाली ज्यादा सख्त थी, कम से कम कांगशुआन संप्रदाय से तो कहीं ज्यादा सख्त। बेशक यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि त्यानयुवान क्षेत्र का पैमाना कांगशुआन संप्रदाय से कहीं ज्यादा बड़ा था। सरिता ने नेतृत्व किया और अर्जुन और ये कियांजी उनके ठीक पीछे चल रहे थे। सरिता त्यानयुवान यूटोपिया के लिए कोई अजनबी नहीं थी। उनके नेतृत्व में वे कई विशाल तैरते द्वीपों को तेजी से पार कर गए और लगभग 1 घंटे के बाद उनकी गति धीमी हो गई। अर्जुन के सामने एक विशाल तैरता हुआ द्वीप प्रकट हुआ। पहले तैरते हुए द्वीपों की तुलना में जो लोगों से भरे हुए थे, ये द्वीप ज्यादा शांत लग रहे थे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी ज्यादा मजबूत थी। ये स्पष्ट था कि यहाँ रहने वाले लोग त्यानयुवान क्षेत्र के उच्च स्तरीय लोग थे। लेकिन सरिता के नेतृत्व में रास्ते में कोई बाधा नहीं आई और अंततः वे द्वीप के पूर्व में एक एकांत जागीर के बाहर उतरे। हवेली के गेट पर काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसने उन 3 लोगों को, जो अभी अभी उतरे थे, एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। दादाजी, सरिता खुशी से उछल पड़ी जब उसने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सरिता का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा छोटा क्यूशुय प्रीफेक्चर लॉर्ड है। सरिता की आंखें भर आईं और लाल हो गईं। वह सिसकते हुए बोली, पिताजी। वह बूढ़े की आंखों में उदासी की एक झलक झलक रही थी जिसे उसने जबरदस्ती दबा लिया।
उसने सरिता को दिलासा देने के लिए उसके बालों पर हल्के से हाथ फेरा। काफी देर बाद सरिता ने आखिरकार अपने दिल की उदासी को दबा लिया और ये देखकर कि अर्जुन उसके पीछे चुपचाप खड़ा था, उसने जल्दी से उसका परिचय कराया। अर्जुन, यह मेरे दादा हैं। अर्जुन, ज्येष्ठ का सम्मान करता है, अर्जुन ने आदरपूर्वक कहा। यहाँ आते समय सरिता ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके दादा का नाम यान था और वही कुल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह त्यानयुवान क्षेत्र की ज्येष्ठ समिति में एक पद पर था और नवजात स्रोत चरण का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उसे पूरे त्यानयुवान क्षेत्र का एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। यान ने अर्जुन को दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ही ये वंश शियाओशुआन प्रांत के स्वामी का पद जीत पाया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि त्यानयुवान यूटोपिया के अंदर की चीजों का ध्यान रखने के लिए आप ही थे, बड़े भाई। ये कियानजी मुस्कुराए। यान ने सिर हिलाया। कियू कबीला त्यानयुवान यूटोपिया में भी काम कर रहा है और उन्हें स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय का समर्थन भी प्राप्त है। अगर तुम खूबसूरती से नहीं जीते होते तो मैं इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा पाता। वह अर्जुन की ओर मुड़ा और बोला, मुझे तुम्हारे मामलों की जानकारी मिल चुकी है। मैंने लेडी चमेली को रिपोर्ट कर दी है और उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए विंड पवेलियन में डिप्टी कमांडर का पद ढूंढ पाऊंगा। सरिता आश्चर्य से चमक उठी। क्या ये 4 मंडपों में से पवन मंडप है? पवन, वन, अग्नि और पर्वत। यान को सिर हिलाते देखकर उसने जल्दी से अर्जुन को समझाया, पवन, वन, अग्नि और पर्वत मंडप सर्वोच्च सम्राट सुमेरु द्वारा स्थापित किए गए थे। ये त्यानयुवान क्षेत्र के युवा पीढ़ी के सभी उत्कृष्ट लोगों को एक साथ लाते हैं और इन 4 मंडपों में से किसी एक में प्रवेश करना सम्मान की बात है। स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय, श्वेत कुल, गहन क्रिस्टल कुल और काष्ठ कुल सहित शीर्ष कुल भी अपनी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण के लिए 4 मंडपों में आने देते हैं। यह उनके महत्व को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। हवा, जंगल, आग और पहाड़ के 4 मंडपों को त्यानयुवान क्षेत्र के भविष्य का रक्त कहा जा सकता है। प्रत्येक मंडप को साधारण सदस्यों, कप्तानों, मुख्य और उपसेनापतियों, उपमंडप स्वामी और मंडप स्वामी की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दादाजी ने आपके लिए जो पद मांगा था वह उपसेनापति का है। आपको पता होना चाहिए कि 4 मंडपों के अधिकांश वर्तमान उपसेनापति दिव्य निवास सूची में सूचीबद्ध हैं। यदि आप चुने गए तो आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। सरिता ने बिना रुके उत्साह से बात की, लेकिन ये देखकर कि अर्जुन का चेहरा अभी भी वही भावहीन और भावशून्य था, उसने असहाय होकर कहा, डिप्टी कमांडर को हर महीने 100 उच्च श्रेणी की दिव्य निवास दवाएं मिल सकती हैं। अर्जुन का चेहरा तुरंत चमक उठा। इतने सारे ये कबीले की मदद करने के बाद वह सिर्फ 100 दिव्य निवास औषधियां ही कमा पाता था, लेकिन उपसेनापति को हर महीने इतनी ही मिल सकती थी। ये वेतन कम नहीं था। सरिता ने झट से कहा, पवन मंडप में प्रवेश करने के बाद उज्ज्वल भविष्य का उपहार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दिव्य औषधियों की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? यान मुस्कुराया। पवन मंडप के मंडप प्रमुख का पद कुछ समय से खाली है और केवल 3 उपमंडप प्रमुख पद हैं। अगर तुम अंदर आ गए तो स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। अभी तय नहीं हुआ है, अभी तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यान ने हाथ हिलाया। अर्जुन की ओर देखते हुए उसने आह भरी, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लेडी चमेली हमेशा सिद्धांतों पर अड़ी रहती हैं। अगर तुम इतनी काबिल नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी हथेली उठाई और एक गाड़ी आसमान से उतरी, जिसे एक पंखों वाला सफेद शेर खींच रहा था। शेर से शक्तिशाली जेनेसिस क्यों निकल रही थी और वह साफ तौर पर 5वीं श्रेणी का जेनेसिस जानवर था। उससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। सरिता भी घबरा गई। वह जानती थी कि अगर अर्जुन लेडी चमेली का ध्यान नहीं खींच पाया तो वह एक बहुत अच्छा मौका गंवा देगा। आखिरकार बिना किसी पृष्ठभूमि वाले एक साधारण साधक के लिए उपकमांडर के रूप में पवन मंडप में प्रवेश करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यद्यपि अर्जुन प्रतिभाशाली था, लेडी चमेली की पहचान और स्थिति को देखते हुए उसने संभवतः पहले से ही बहुत सारे सुपर स्वर्ग गौरव देखे थे। सरिता ने अर्जुन के चेहरे पर शांति देखी तो मन ही मन मुस्कुराए। लगता है इस आदमी को अभी भी नहीं पता कि यह मौका कितना दुर्लभ है, वरना इतना शांत कैसे रह पाता। अध्याय 782 वरिष्ठ बहन चमेली। त्यानयुवान यूटोपिया, त्यानयुवान पैलेस। त्यानयुवान यूटोपिया के सबसे ऊंचे स्थान पर एक भव्य और विशाल स्वर्ण महल खड़ा था। नीचे देखने पर विशाल त्यानयुवान यूटोपिया में अनगिनत तैरते द्वीप प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए थे। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी। भले ही अर्जुन का नेतृत्व यान ने किया था, फिर भी स्वर्ण महल के बाहर पहुंचने से पहले उन्हें कई जांचों से गुजरना पड़ा। महल के सामने यान ने अपने कपड़े ठीक किए और उसका शांत चेहरा और भी गंभीर हो गया। यहीं पर लेडी चमेली मामलों का निपटारा करती हैं। मेरे साथ आइए। वह समूह को स्वर्ण महल में ले गया। स्वर्ण महल के अंदर फर्श नीले पत्थरों से बना था और यह विशाल तथा सादा होते हुए भी प्रभावशाली और भव्य था।
जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अर्जुन ने देखा कि कई बाज जैसी निगाहें उसकी ओर घूम रही थीं, मानो उसे भेदने की कोशिश कर रही हों। जाहिर है वे महल के पहरेदार थे। महल के हॉल के अंत में पत्थर की सीढ़ियों पर जेड पत्थर से बनी सरकारी दस्तावेजों की फाइलों का ढेर लगा था। एक आकृति अपना सिर फाइलों में गड़ाए हुए थी, मानो कुछ सामग्री ढूंढ रही हो। यह महसूस करते हुए कि कोई आया है, आकृति ने अपना सिर उठाया और एक आवाज गूंजी, एल्डहियान आ गए हैं। आवाज बेहद साफ, सुरीली थी, लेकिन जरा भी कमजोर नहीं थी। वह काबिल और अनुभवी लग रही थी। लेडी चमेली, यियान ने सम्मानपूर्वक कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने जेड फाइलों के पीछे की आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह एक दुबली पतली महिला थी जिसने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी पतली गर्दन के नीचे उसकी आकर्षक कॉलरबोन दिखाई दे रही थी। लेकिन खास तौर पर ध्यान देने योग्य बात थी उसके कंधे तक लंबे बरगंडी रंग के बाल। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से ऐसे थे कि ध्यानपूर्वक प्रशंसा करने पर भी वह टिक सकती थी। उसकी आंखों में राजसीपन और उग्रता का भाव था और उसके लाल होंठ थोड़े उभरे हुए थे, जिससे लोगों को कठोरता का एहसास होता था। उसके शरीर से अर्जुन को एक वीर भावना महसूस हुई जो किसी भी पुरुष से कम नहीं थी। कहा जा सकता है कि वह बहादुर और दुर्जय दिखने वाली थी। अर्जुन की नज़रें पूरी तरह से उसकी छाती पर गड़ी थीं, जो किसी समतल जमीन की तरह थी जिस पर कोई सीधे सर पर दौड़ सकता था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मास्टर सुमेरु ने उसे अजीब से भाव से क्यों बताया था कि उसके दो बड़े भाई हैं। बड़ी बहन चमेली एक महिला थी, लेकिन चाहे वह स्वभाव में हो या रूप में, उसे एक अत्यंत सुंदर पुरुष माना जा सकता था। अर्जुन ने सरिता की ओर देखा और देखा कि उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। जब वह चमेली को देख रही थी तो उसकी आंखें सम्मान और प्रशंसा से चमक रही थीं। चमेली, जो सरकारी फाइलों के पीछे थी, ने अपनी नज़र अर्जुन पर घुमाई और पूछा, आप वही अर्जुन हैं जो इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। चमेली ने सहजता से सिर हिलाया और उसकी नज़र अर्जुन के शरीर पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके हाव भाव देखकर यह समझना बेहद मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। उसने मुड़कर यियान से कहा, क्या तुम उसे पवन मंडप के उप कमांडर के रूप में सिफारिश करना चाहते हो? चमेली की पतली उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं और वह शांति से बोली, लेकिन कोई तो है जो इस पर आपत्ति जता रहा है। यियान की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन? मैं। महल के हॉल में अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। यियान और अर्जुन ने मुड़कर देखा तो लाल वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उस बूढ़े आदमी के पीछे एक और व्यक्ति था जो उसके बहुत करीब से चल रहा था। वह गूशी था, हॉल मास्टर गुयान। यियान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के स्कारलेट फ्लेम हॉल के हॉल मास्टर गुयान थे। गुयान के पीछे गूशी अर्जुन को घूर रहा था। गुयान बड़े हॉल के बीच में आया और चमेली को मुट्ठी बांधकर सलामी दी। बड़े यियान की सिफारिश ठीक नहीं लगती। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है तो वह पवन मंडप के उपसेनापति का पद कैसे संभाल सकता है? यियान ने बताया, 4 मंडप मूल रूप से प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अगर महल के स्वामी गुयान ऐसा सोचते हैं तो यह 4 मंडपों के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। गुयान ने यियान की उपेक्षा की। आखिरकार उसका दर्जा उससे ऊंचा था। उसने बस मुड़कर चमेली से कहा, लेडी चमेली, शायद आप इस लड़के को पहले जांच के लिए मुझे सौंप दें। अगर वह पास हो गया तो उसे विंड पवेलियन में प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। यियान स्पष्ट रूप से क्रोधित था। यदि अर्जुन गुयान के हाथों में पड़ जाता तो यह अज्ञात था कि उसे क्या कष्ट होगा। चमेली ने अपनी पतली भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन यहाँ नया है, इसलिए अगर वह तुरंत डिप्टी कमांडर बन जाए तो कुछ लोग खुश नहीं होंगे। उसे पहले विंड पवेलियन के सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अगर वह भविष्य में पर्याप्त उपलब्धियां हासिल करता है तो उसे पदोन्नति का अवसर मिलेगा। दोनों पक्ष एक ही समय में राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही थोड़े निराश भी थे। यियान और सरिता खुश थे कि अर्जुन को अंततः पवन मंडप में स्वीकार किया जा सका, लेकिन वे निराश थे कि वह केवल एक साधारण मंडप सदस्य था जो उप कमांडर के पद से बहुत दूर था। दूसरी ओर, हालांकि गुयान निराश था कि वह अर्जुन से सीधे तौर पर निपट नहीं सका, वह इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था कि अर्जुन केवल एक साधारण सदस्य बन गया, क्योंकि उनके लिए पवन मंडप के एक साधारण सदस्य के लिए चीजों को मुश्किल बनाना मुश्किल नहीं होगा। गूशी, जो गुयान के पीछे था, अर्जुन को द्वेष से घूर रहा था और खुद से ठंडी हंसी करते हुए कह रहा था, यह मत सोचो कि पवन मंडप में प्रवेश करने के बाद हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। यियान और गुयान दोनों काफी देर तक चुप रहे और अंत में दोनों में से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि दोनों जानते थे कि चमेली मामलों को संभालने में अनुभवी है। उसने दोनों को एक कदम पीछे हटने के लिए मना लिया था और दोनों पक्षों की शुरुआती मांगें भी सुन ली थीं। उनके लिए एक और अनुरोध करना नासमझी होगी।
यियान की तो बात ही छोड़िए, स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के हॉल मास्टर गु यान भी चमेली को क्रोधित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये देखकर कि मामला सुलझ गया है और चमेली सबको जाने के लिए कहना चाहती है, अर्जुन अचानक चिंतित हो गया। अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो शायद वह चमेली से दोबारा नहीं मिल पाएगा। तुरंत उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, लेडी चमेली, मुझे लगता है कि मैं डिप्टी कमांडर के पद के लिए पर्याप्त योग्य हूँ। ये सुनकर यियान का चेहरा भी अचानक बदल गया। अनादर, अर्जुन ऐसे मौके पर अपनी सिफारिश कैसे कर सकता था? अगर उसने लेडी चमेली को नाराज कर दिया तो उसे विंड पवेलियन में शामिल होने का मौका भी गंवाना पड़ सकता था। उसने चिंतित होकर चमेली की ओर देखा और जैसा कि अपेक्षित था उसने देखा कि वह बेशर्म अर्जुन पर भौहें चढ़ा रही थी। गु यान हंसी रोक नहीं पाया, इस बच्चे को आकाश की विशालता का अंदाजा नहीं है। अगर उसे पवन मंडप में शामिल होने दिया गया तो वह तियानयुवान क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को नीचे गिरा देगा। मैं लेडी चमेली से प्रार्थना करता हूं कि उसे तियानयुवान यूटोपिया से बाहर निकाल दें। यियान ने जल्दी से समझाया, लेडी चमेली, अर्जुन का अपमान करने का इरादा नहीं था। ये देखकर कि चमेली बोलने वाली थी, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गुप्त रूप से प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि को सक्रिय कर दिया। चमेली का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वह अर्जुन के व्यवहार से सचमुच कुछ नाखुश थी क्योंकि वह पहले से ही अपने फैसलों से उसे बचा रही थी। उसने शुरू में अर्जुन को भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर पदोन्नत करने की योजना बनाई थी। उस समय कोई भी कुछ नहीं कह सकता था या उसका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन की जबरदस्ती की गई आत्मप्रशंसा बहुत ही अशिष्ट लग रही थी। इसलिए उसने उसे थोड़ी सजा देने की योजना बनाई। धृष्टता, उसने धीमी आवाज में कहा। यियान जानता था कि चमेली सचमुच कुछ नाराज हो गया था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी उसने अचानक अर्जुन की भौहों के बीच एक चमक देखी। फिर उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उसने तुरंत ही अपनी जीभ पर आए शब्दों को रोक दिया, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में उसने अपनी जीभ भी काट ली। उसके दिल में दर्द और सदमा एक साथ उठा। इस वक्त चमेली जैसी शख्सियत के चेहरे पर भी एक भावहीनता थी। फिर उसने अचानक अपनी हथेलियां दस्तावेजों पर पटक दीं। टकराना, चमेली की आंखें चौड़ी हो गईं। सरिता ने अपने हाथों को कस लिया, उसके अंदर घबराहट बढ़ रही थी। क्या लेडी चमेली क्रोधित थीं? जब सब लोग चमेली के गुस्से का इंतजार कर रहे थे तभी उसने आखिरकार अपनी भावनाओं को शांत किया। उसकी आवाज सुनाई दी, तुम बुरे नहीं हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। आप पवन मंडप के उपमंडप मास्टर होंगे। पूरा महल हॉल शांत हो गया। अध्याय 783 उपमंडप पवन मंडप के स्वामी। आप पवन मंडप के उपमंडप मास्टर होंगे। जब ये वाक्य विशाल स्वर्ण महल हॉल में फैल गया तो हर कोई दस्तावेजों के पीछे छिपी उस पतली सी आकृति को देखकर दंग रह गया। यहाँ तक कि गु यान भी अपना मुंह खोले खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। क्या चमेली पहले बहुत गुस्से में नहीं थी? अचानक क्या बदल गया? गु यान के पीछे गु-शी का मुंह बेकाबू होकर कांप रहा था। अगर उसके दिमाग में जरा सी भी समझदारी न होती जो उसे अपनी जगह का एहसास दिलाती तो वह पहले ही जोर से दहाड़ उठता। क्या उस बदतमीज लड़के को तियानयुवान यूटोपिया से निकाल नहीं दिया जाना चाहिए? वो एक साधारण सदस्य से उप पंडाल प्रमुख कैसे बन सकता है? ये कितनी पागलपन भरी छलांग थी। गु यान और गु-शी तो हैरान थे ही, यियान और सरिता भी कुछ खास खुश नहीं थे। खासकर यियान, जो तुरंत बोल पड़ा, लेडी चमेली, मजाक मत करो। अर्जुन डिप्टी पवेलियन मास्टर कैसे बन सकता है? उन्होंने सोचा कि चमेली ने गुस्से में आकर जानबूझकर व्यंग्य किया है, अन्यथा अचानक हुए इस परिवर्तन को समझाना मुश्किल होता। सरिता ने भी अपमान करने की हिम्मत नहीं की और धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेडी चमेली, अर्जुन के लिए पवन मंडप का हिस्सा बनना पहले से ही एक सम्मान की बात है। ये सुनकर गु यान और गु-शी ने राहत की सांस ली। उन्होंने ये भी सोचा कि चमेली बस व्यंग्य कर रही थी। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं दिखा। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं और आदर और सम्मान का भाव प्रकट किया। चमेली ने यियान या गु यान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी साफ और चमकदार आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, जैसे वह मेज पर गहरे निशान बना रही हो। एक क्षण बाद उसके दिल की तूफानी लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसने उदासीनता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अर्जुन का मुंह युवान को मध्यवर्ती दिव्य निवास चरण में हरा देना ही उसकी प्रतिभा का प्रमाण है। उसके पास उपमंडप स्वामी बनने की योग्यता है। यियान और सरिता के चेहरे पर अविश्वास का भाव तब आया जब उन्हें अंततः एहसास हुआ कि चमेली गंभीर थी। मंडप प्रमुख का पद फिलहाल खाली था और केवल 2 उपमंडप प्रमुख थे जो वर्तमान में पवन मंडप में सर्वोच्च पद पर थे। अगर अर्जुन उपमंडप प्रमुख बन जाता तो क्या यह एक ही कदम में आसमान छूने के बराबर नहीं होता? दूसरी ओर गु यान का चेहरा बेकाबू होकर पीला पड़ गया। लेडी चमेली, एक बाहरी व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, वह पवन मंडप का उपमंडप स्वामी बनने के योग्य कैसे हो सकता है? बिना किसी भाव के चमेली ने कहा, अगर मैं कहता हूं कि वह योग्य है तो वह योग्य है।
गुयान स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चमेली अचानक अपना मन क्यों बदल लेगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो। मो युआन भी विंड पवेलियन का डिप्टी पवेलियन मास्टर बनने के लायक नहीं है। अगर उसने मो युआन को हरा भी दिया है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, गुयान ने धीमी आवाज में कहा। अगर मैं कहता हूं कि वह करता है तो वह करता है। चमेली अभी भी ठंडा और उदासीन था। गुयान क्रोधित तो था, लेकिन चमेली की स्थिति और रुतबे को भी समझता था। उसे पवन मंडप में एक उप मंडपाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार था। अंत में वह केवल इतना ही कह सका, हालांकि लेडी चमेली 5 महापुरुषों में से एक हैं, फिर भी मैं इस मामले की सूचना अपने संप्रदायाध्यक्ष को अवश्य दूंगा। उसने अपनी आस्तीन उतारी और मुंह फेर लिया। वह जिस संप्रदाय गुरु का उल्लेख कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे, जो त्यानयुवान क्षेत्र के प्रभारी 5 महान बुजुर्गों में से एक थे। गुशी तेजी से उसके पीछे गया और अर्जुन को घूरते हुए चला गया। उनके जाते समय चमेली ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं उठाईं। दोनों के चले जाने के बाद यियान और सरिता ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि चमेली का अर्जुन के प्रति रवैया अचानक क्यों बदल गया, लेकिन आखिरकार यह एक अच्छी बात थी। अर्जुन, जल्दी करो और लेडी चमेली को धन्यवाद दो, यियान ने याद दिलाया। अर्जुन ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद आदरणीय। चमेली ने अर्जुन को घूरा और फिर यियान और सरिता से कहा, तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मुझे अर्जुन से कुछ कहना है। सरिता और यियान एक दूसरे की आंखों में भ्रम देख सकते थे, लेकिन उन्होंने आदेश को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सुनहरे महल हॉल से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद भी यियान का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था और वह बार बार अपना सिर हिला रहा था। अंदर जो कुछ हुआ था उससे वह साफ तौर पर अब भी परेशान था। लेडी चमेली ने अर्जुन को उपमंडप मास्टर का पद क्यों दिया? सरिता पूछने से खुद को रोक नहीं सका। पवन मंडप गुरु का दर्जा यियान जैसे किसी बड़े व्यक्ति के बराबर था और उपमंडप गुरु का पद भी उससे कम नहीं था। अगर अर्जुन नवजात स्रोत अवस्था का विशेषज्ञ होता तो यियान को इस व्यवहार से कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वह तो बस एक मध्यवर्ती दिव्य निवास अवस्था का अभ्यासी था। क्या ऐसा कुछ पहले कभी हुआ था? यियान खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। क्या लेडी चमेली को अर्जुन पसंद आ गया होगा? सरिता तुरंत शर्मा गई और चिढ़कर बोली, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? लेडी चमेली का क्या रुतबा है? उनके मानक कितने ऊंचे हैं? वो कैसे? मैं ये नहीं कह रही कि अर्जुन अच्छा नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है। यियान अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर मुड़कर सुनहरे महल की तरफ देखने लगा। अगर चमेली ने उसकी बातें सुन लीं तो उसे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वह बस सिर हिलाता रहा। आखिरकार उसने कहा, लगता है शायद लेडी चमेली गुयान को दिखाना चाहती थी कि बॉस कौन है। आखिरकार स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय ने अक्सर लेडी चमेली को परेशान या तनावग्रस्त किया है। सरिता ने सिर हिलाया। यही एकमात्र कारण था जो समझा सकता था कि क्या हुआ था, लेकिन अर्जुन के लिए तो मानो आसमान से कोई पाई गिर पड़ी हो। सुनहरे महल के हॉल के अंदर यियान और बाकी लोगों के चले जाने के बाद चमेली ने शांति से फिर कहा, सभी गुप्त रक्षक हट जाओ। सुनहरे महल के हॉल में जेनेसिस क्यूई की सूक्ष्म तरंगें गायब हो गईं और अर्जुन भी महसूस कर सकता था कि अंधेरे में सतर्क निगाहें गायब हो गई थीं। अंततः वह राहत की सांस ले पाया। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, क्योंकि चमेली की आकृति पहले ही रहस्यमय तरीके से उसके सामने भूत की तरह प्रकट हो चुकी थी और वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। उसी समय अर्जुन ने चमेली के शरीर से धीरे धीरे फैलते उत्पीड़न की एक अवर्णनीय भावना को महसूस किया। चमेली ने धीरे से पूछा, आपने आदिम अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि कहाँ से सीखी? जब अर्जुन ने गुप्त रूप से प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि को सक्रिय किया तो चमेली ने एक बहुत ही परिचित आभा महसूस की थी, क्योंकि उसने भी इस तकनीक की साधना की थी। चमेली की चौकस निगाहों के नीचे अर्जुन के चारों ओर का स्थान जम गया था, जिससे उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इस समय अगर वह अपने दिव्य निवास को विस्फोट से उड़ाना भी चाहता तो भी वह शायद ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा और उसने उत्तर दिया, क्या हमारे गुरु के अलावा कोई और है जो आदिम अराजकता दिव्य ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि सिखा सकता है? चमेली का चेहरा कांप उठा। उसने धीरे से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि यह मेरे मालिक ने तुम्हें दिया है? आपके पास क्या सबूत है? क्या आदिम अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि पर्याप्त नहीं है? अर्जुन ने पूछा। पर्याप्त नहीं? अर्जुन ने हाथ बढ़ाने से पहले एक पल सोचा। उसकी हथेली में रोशनी चमकी। अगले ही पल एक काला धब्बेदार ब्रश दिखाई दिया। चमेली ने उस जाने पहचाने काले ब्रश को घूरते हुए कांपते हाथ से उसे धीरे से छुआ। अर्जुन देख सकता था कि उसकी साफ और चमकदार आंखों पर धुंध छा गई थी। आखिरकार एक आंसू धीरे धीरे उसके गाल पर लुढ़क गया। वह कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई, स्वर्गीय युआन ब्रश। अध्याय 784 वरिष्ठ बहन। काले धब्बेदार ब्रश पर समय के निशान थे।
ब्रश के चारों ओर 9 प्राचीन उत्पत्ति रून टिमटिमा रहे थे। काले ब्रश को देखकर चमेली भी अपने दिल में उमड़ी भावनाओं को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्पष्ट रूप से उस अनोखे हथियार को पहचान लिया जो सुमेरु का था। चमेली ने जल्दी से अपनी भावनाओं को शांत किया और अर्जुन की ओर उत्साह भरी आंखों से देखा। क्या हमारे मालिक ठीक हैं? सुमेरु के अचानक चले जाने के बाद चमेली ने लाख कोशिश की, लेकिन उसे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। उसके गायब होने से यह अफवाह फैल गई कि सुमेरु की मृत्यु हो गई है और इससे पूरे त्यानयुवान क्षेत्र पर भारी दबाव पड़ा। लेकिन अब उसे अंततः सुमेरु की खबर मिली तो वह उत्साहित क्यों न हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमारे गुरु ठीक हैं, लेकिन वे हुनयुवान स्वर्ग में प्रकट नहीं हो सकते। इतने सालों से वे पवित्र जाति से लड़ते रहे हैं। पवित्र जाति? चमेली की आंखें ठंडी हो गईं। केवल पवित्र जाति ही अपने स्वामी को इतने सालों तक प्रकट न होने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि ये जानकर कि उसका स्वामी जीवित है, अंततः उसके मन से एक विशाल पत्थर का भार उतर गया और उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान फैल गई। उसे अर्जुन के सच बोलने पर जरा भी शक नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि आदिम अराजकता, दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि और स्वर्गीय युआन ब्रश दोनों ही उसके गुरु को अपनी पहल पर देने थे। ये उसके सबसे बड़े खजाने थे। भले ही उसकी और उसके बड़े भाई की नज़र इन पर लंबे समय से थी, फिर भी उसके गुरु ने आखिरकार उन्हें ये नहीं दिए। इसलिए दुनिया में कोई भी सुमेरु की सहमति के बिना उससे स्वर्गीय युआन ब्रश नहीं ले सकेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा कोई छोटा भाई होगा। चमेली ने अर्जुन को उत्सुकता से देखा, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पसंदीदा खिलौने को देख रही हो। अर्जुन उसकी आंखों में देखकर कांप उठा। चमेली ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी अपने गुरु से एक और शिष्य को लेने के लिए कहा था ताकि मैं उन्हें सिखा सकूं, लेकिन हमारे गुरु के मानक बहुत ऊंचे थे और मैं लंबे समय तक निराश रहा। लेडी चमेली, अर्जुन ने सूखी हंसी हंसी। चमेली की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने उसे सुधारा, मुझे वरिष्ठ बहन कहो। वरिष्ठ बहन? चमेली, फिर से कहना। बड़ी बहन। दोबारा, बड़ी बहन। लगातार कई बार अपनी बात दोहराने के बाद चमेली ने आखिरकार संतुष्टि भरी नज़र से कहा, उस वक्त उस कमीने ने मुझे भी हर रोज सम्मानपूर्वक उसे बड़ा भाई कहने पर मजबूर किया था। आखिरकार बदला मिल गया। अर्जुन उलझन में लग रहा था। तो फिर जाकर हमारे बड़े भाई को ढूंढो और बदला लो। मुझसे क्या लेना देना? हालांकि वह समझ सकता था कि उसकी पहचान की पुष्टि के बाद उसके प्रति उसका रवैया निस्संदेह कई गुना बेहतर हो गया था। वह पहले से कहीं ज्यादा मिलनसार हो गई थी और उसका पहले जैसा दमनकारी व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। छोटे भाई, चूंकि तुम हमारे गुरु के शिष्य हो तो तुम्हें इसे छुपाने की क्या जरूरत है? अगर तुम अपनी पहचान उजागर कर दोगे तो त्यानयुवान क्षेत्र में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा और भूयान भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चमेली ने पूछा। अर्जुन ने अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं की, बल्कि गुप्त रूप से आदिम अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास किया, जिस पर केवल चमेली का ध्यान गया, जिन्होंने पहले भी इस आत्मा तड़का विधि का अभ्यास किया था। जाहिर है, क्योंकि अर्जुन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए चमेली ने भी उससे मौके पर पूछताछ नहीं की और उसकी पहचान की पुष्टि करने से पहले ही यान, भूयान और अन्य लोगों को सावधानीपूर्वक भेज दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे गुरु ने त्यानयुवान क्षेत्र की स्थापना की थी तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि उनके सभी शिष्य त्यानयुवान क्षेत्र के प्रभारी संस्थापक सदस्य बनने के योग्य होंगे। यदि आप अपनी पहचान प्रकट करते हैं तो भले ही आपके पास केवल दिव्य निवास अवस्था की शक्ति ही क्यों न हो, फिर भी आप त्यानयुवान क्षेत्र के प्रभारी छठे व्यक्ति बनेंगे। अर्जुन ने ये सुनकर अपने होंठ चटकाए। जब गुरु सुमेरु आसपास नहीं थे तो संस्थापक सदस्य त्यानयुवान क्षेत्र के सर्वोच्च नेता थे और कहा जा सकता था कि वे दुनिया पर राज करते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके गुरु शायद ही कभी शिष्यों को स्वीकार करते थे। ऐसी पहचान के साथ कानून के क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ के सामने भी वे बराबरी के होते। हालांकि आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और समझाया, हमारे गुरु ने कहा है कि मैं बाहरी दुनिया को यह नहीं बता सकता कि मैं उनका तीसरा शिष्य हूं, वरना हुनयुवान स्वर्ग के दूसरे सर्वोच्च शासक मेरे जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब वह चला गया तो किसी कारण से वह हुनयुवान स्वर्ग के अन्य सर्वोच्च शासकों से असहमत था, इसलिए उसे उन्हें खोजने से रोकना आवश्यक था। उन्होंने हंशा के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे कि इस मामले में बहुत सारी बातें शामिल हैं और यदि संभव हो तो वह इससे बचना चाहते थे। चमेली एक पल के लिए ठिठक गई और फिर फुसफुसाई, मैं समझ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सालों में मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि दूसरे क्षेत्रों द्वारा त्यानयुवान क्षेत्र के साथ किया गया व्यवहार अजीब है। हालांकि अर्जुन की इस स्थिति के प्रति दिखाई गई शांति देखकर चमेली को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार ऐसे प्रलोभन का सामना करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। उनके स्वामी की दृष्टि हमेशा की तरह अच्छी थी और अगर अर्जुन को पता होता कि वह क्या सोच रही है तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती।
उसके हिसाब से हालांकि पद ऊंचा और शक्तिशाली था, लेकिन अगर इससे उसकी जान को खतरा होता तो वह ऐसा नहीं चाहता। कोई भी पद उसके छोटे से जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। वरिष्ठ बहन, मैं इस बार हमारे गुरु के आदेश पर तियानयुवान क्षेत्र में आया हूँ। वरिष्ठ बहन, मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है। अर्जुन के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए थे, क्योंकि यही उसके यहाँ आने का असली उद्देश्य था। हमारे मालिक का मिशन। चमेली ने सिर हिलाया। अगर, जैसा कि अर्जुन ने पहले कहा था, उनके मालिक का खुद आना असुविधाजनक था, तो उनके लिए उसके छोटे भाई को भेजना बहुत जरूरी बात होगी। हमारे गुरु ने कहा है कि पैट्रिक ड्रैगन लालटेन को 9 क्षेत्रों द्वारा बारी बारी से नियंत्रित किया जाता है। अगली बार तियानयुवान क्षेत्र को इसे नियंत्रित करना होगा। पैट्रिक ड्रैगन लालटेन। चमेली को उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु का मिशन उस वस्तु से संबंधित होगा। पैट्रिक ड्रैगन लालटेन को दुनिया के पवित्र खजानों में दूसरा स्थान दिया गया है। जब ये लालटेन सक्रिय होती है तो ये पैट्रिक ड्रैगन अराजकता ज्वाला को जन्म दे सकती है। इस ज्वाला के 2 रूप हैं, एक जीवन की ज्वाला और दूसरी विनाश की ज्वाला। जीवन की ज्वाला शरीर को मजबूत बनाने वाली एक पवित्र वस्तु है। एक बार इसे स्वीकार कर लेने पर इसके स्वामी का शरीर बेजोड़ हो जाएगा, और यहाँ तक कि पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन वस्तु का भी जन्म हो सकता है। विनाश की ज्वाला संत विशेषज्ञों को भी भस्म कर सकती है। एक साधारण वाक्य ने ही इसकी अत्याचारी शक्ति को दर्शा दिया। अर्जुन भी ये सुनकर चकित रह गया। पैट्रिक ड्रैगन लालटेन सचमुच एक अद्वितीय पवित्र वस्तु थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे 9 क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाना आवश्यक था। कोई भी इसे अकेले अपने पास रखने का साहस नहीं कर सकता था। पैट्रिक ड्रैगन लालटेन का प्रबंधन 9 क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, और हर कुछ वर्षों में 9 क्षेत्र बैठक होगी, जहां सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र को अगली 9 क्षेत्र बैठक तक पैट्रिक ड्रैगन लालटेन के प्रभारी होने का अधिकार दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा, तब तियानयुवान क्षेत्र को अगली 9 क्षेत्रीय बैठक का चैंपियन बनना होगा। चमेली ने परेशानी में सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि पिछली बार 9 क्षेत्रीय बैठक में तियानयुवान क्षेत्र को क्या स्थान मिला था? अर्जुन ने अपनी आंखें झपकाईं, उसके दिल में एक बुरी भावना उमड़ रही थी। चमेली ने अपना माथा रगड़ा और एक ऐसी टिप्पणी की जिससे अर्जुन का दिल बैठ गया। अंतिम अध्याय 785 9 क्षेत्रों की बैठक। अंतिम। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। इस समय उसे लगा कि पैट्रिक ड्रैगन लालटेन बहुत दूर है। चमेली ने अपने होंठ भींच लिए। तियानयुवान क्षेत्र पहले इतना दयनीय नहीं था, लेकिन हमारे स्वामी अचानक गायब हो गए और उनकी मृत्यु की अफवाहें फैल गईं। इससे तियानयुवान क्षेत्र में कुछ अस्थिरता पैदा हो गई है, और लोग अब एकमत नहीं हैं। इस वजह से यह काफ़ी परेशानी भरा हो गया है। अगर हमारे स्वामी के बारे में खबर की पुष्टि नहीं भी होती है, तो भी तियानयुवान क्षेत्र संभवतः 9 क्षेत्रों में से एक की स्थिति से गिर जाएगा। यही मुख्य कारण है कि हमारे वरिष्ठ भाई एकांत साधना में चले गए। जब वे संत अवस्था में प्रवेश करेंगे, तभी तियानयुवान क्षेत्र को स्थिर करना संभव होगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से ठंडक छा गई और एक स्पष्ट दमनकारी आभा फैल गई। ये स्पष्ट था कि उन पर वर्षों से जो दबाव था, वह बहुत अधिक था। मुझे याद है कि हमारे गुरु ने मुझसे कहा था कि 9 क्षेत्रों की बैठक युवा पीढ़ी के लिए एक प्रशिक्षण अनुभव माना जाता है। अर्जुन ने बुदबुदाया। चमेली ने सिर हिलाया। 9 क्षेत्रों की बैठक शुरू में एक तरह का सामाजिक आदान प्रदान थी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र के अधिकांश उच्च स्तरीय लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते थे, क्योंकि इससे उनकी पहचान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इसलिए समय के साथ ये युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता बन गई, और अब इसे एक प्रशिक्षण अनुभव माना जा सकता है। क्या तियानयुवान क्षेत्र की युवा पीढ़ी इतनी बुरी है? अर्जुन पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं है कि तियानयुवान क्षेत्र की युवा पीढ़ी अच्छी नहीं है, बल्कि बात यह है कि वे एक दिल के नहीं हैं। चमेली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हमारे गुरु के अदृश्य होने के बाद स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय में हलचल मच गई है। उन्होंने श्वेत कुल और गहन क्रिस्टल कुल के साथ मिलकर तियानयुवान क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय बना लिया है। वे अब 5 महापुरुषों के 3 पदों पर आसीन हैं। यही कारण है कि स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय के पास आज तियानयुवान क्षेत्र को प्रभावित करने या निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे गुरु ने स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को तियानयुवान क्षेत्र के साथ विश्वासघात न करने के लिए नहीं रोका होता, तो मुझे संदेह है कि वे स्वतंत्रता चाहते। और तियानयुवान क्षेत्र के सबसे उल्लेखनीय युवा 4 मंडपों में एकत्रित हैं। चारों मंडपों में से केवल पवन मंडप ही मेरे नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी वे पवन मंडप में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, पवन मंडप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इतने सालों से पवन मंडप के मंडप प्रमुख का पद खाली पड़ा है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। देखने में तो तियानयुवान क्षेत्र वाकई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में 9 क्षेत्रों में से एक का दर्जा बनाए रखना आसान नहीं होगा, और बाकी 8 क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा करना तो और भी मुश्किल होगा। पहले चारों मंडपों का एक मुख्य मंडप स्वामी होता था, लेकिन हमारे स्वामी के गायब होने के बाद से तियानयुवान क्षेत्र में अराजकता फैल गई है, और हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है।
ऐसा कोई मुख्य मंडप स्वामी कभी नहीं हुआ जो युवा पीढ़ी के लोगों को एकजुट होने के लिए पूरी तरह से राजी कर सके। बिखरी हुई परिस्थितियों में वे 9 क्षेत्रों की बैठक में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? चमेली ने बेबसी से कहा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बार 9 क्षेत्रों की बैठक नहीं छोड़ सकते। अगर चारों मंडप एकीकृत नहीं हुए तो हम उन्हें एक साथ लाएंगे। चूंकि पैतृक ड्रैगन लालटेन हंसा की मृत्यु को रोकने से जुड़ा था, इसलिए अर्जुन बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। चमेली ने अर्जुन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसकी जुझारूपन और साहस वाकई काबिले तारीफ थे। चूंकि यह उसके मालिक का काम था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। तुम साहसी हो, तो फिर 9 क्षेत्रों की बैठक से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें मंडप प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। चमेली ने सिर हिलाया, मानो यही सबसे स्वाभाविक बात हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने शर्मिंदा स्वर में कहा। अगर हमारे गुरु आसपास होते तो वे आपको तुरंत चारों मंडपों का मुख्य मंडप स्वामी बना सकते थे, लेकिन मेरे पास वह अधिकार नहीं है। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों पर निर्भर रहना होगा और मैं केवल आपकी मदद कर सकता हूं ताकि आप लहरों को दूर धकेल सकें और स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय को कुछ भी कहने में असमर्थ बना सकें। मैंने आपको पहले ही पवन मंडप का उपमंडप मास्टर नियुक्त कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपका अगला कार्य पहले पवन मंडप का मंडप मास्टर बनना है। आखिरकार केवल 4 मंडप स्वामी ही मुख्य मंडप स्वामी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं। इस समय आपके अलावा गोजू और नेहा नामक 2 अन्य उपमंडप स्वामी भी हैं। गोजू को स्वर्गीय आत्मा संप्रदाय द्वारा भेजा गया था और नेहा मेरे लोगों में से एक हैं। कुछ समय पहले मैं विंड पवेलियन के एक कमांडर को डिप्टी पवेलियन मास्टर नियुक्त करने वाला था, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो यह आप ही हो सकते हैं। गोजू और नेहा, वे कितने ताकतवर हैं? अर्जुन ने पूछा। मो युआन, जिसे आपने हराया था, हुनयुआन स्वर्ग की दिव्य निवास सूची में 500वें स्थान पर है, जबकि गोजू और नेहा शीर्ष 100 में हैं। वे त्यानयुआन क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध स्वर्ग गौरव भी हैं। लेकिन आपको दिव्य निवास सूची में शामिल होने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कुछ करने जैसा है। अर्जुन ने मन ही मन आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, हुनयुआन स्वर्ग वाकई सबसे शक्तिशाली स्वर्ग था। मोयुआन भी 500 में ही था। ये तो वाकई डरावना था। तो मेरा मुख्य प्रतिद्वंद्वी गोजू है ना? हाँ, लेकिन नेहा भी घमंडी और अभिमानी है। अगर उसे लगेगा कि तुम काफी मजबूत नहीं हो तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी, चमेली ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने शांति से सिर हिलाया। अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे तब तक पीटेगा जब तक वह मान नहीं जाती। कल आप औपचारिक रूप से पवन मंडप में सेवा करेंगे। जब तक आप मंडप प्रमुख का पद जीतते हैं और फिर भविष्य में मुख्य मंडप प्रमुख का पद ग्रहण करते हैं, हम चारों मंडपों पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे और हमारे पास 9 क्षेत्रों की बैठक में अन्य 8 क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता होगी। क्या इसमें कोई समस्या है? उसने अर्जुन को घूर कर देखा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक स्वर्गीय युआन ब्रश उठाया और कहा, स्वर्गीय युआन ब्रश हमारे स्वामी के लिए एक अद्वितीय हथियार है। अगर मैं इसे त्यानयुआन क्षेत्र में उपयोग करूं तो क्या कोई ध्यान नहीं देगा? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। त्यानयुआन क्षेत्र में बहुत से लोग हमारे गुरु का सम्मान करते हैं, इसलिए उनका अनोखा हथियार अब नया नहीं रहा। अब ब्रश जैसे कई हथियार उपलब्ध हैं, लेकिन स्वर्गीय युआन ब्रश पर 9 उत्पत्ति रून बहुत विशेष हैं। उसने स्वर्गीय युआन ब्रश लिया और अपनी पतली हथेली से उस धब्बेदार ब्रश को धीरे से पोंछा। 9 प्राचीन उत्पत्ति रून तुरंत गायब हो गए। मैं उन्हें छिपा दूंगा। जब तक ब्रश दूसरे कानून विशेषज्ञों के हाथों में नहीं पड़ जाता, तब तक उसे पहचानना नामुमकिन है। अर्जुन ने उसकी जांच की और ये देखकर राहत महसूस की कि 9 प्राचीन उत्पत्ति रून केवल धुंधले हो गए थे, मिट नहीं गए थे। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, उसने हाथ हिलाया। ये कुछ नहीं है, ये हमारे मालिक के मिशन के लिए है। वैसे क्या आपको अपने लिए आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। दूसरों को हमारे रिश्ते के बारे में पता न चले, इसके लिए हम ज्यादा नज़दीकी नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं फिलहाल एल्डीयान के साथ ही रहूंगा। ये उसकी खूबसूरत पोती की वजह से है ना? सरिता बुरी नहीं है, मैं भी उसे लेकर बहुत आशावादी हूँ, चमेली ने मजाक किया। लगता था कि उसमें गपशप करने की क्षमता है। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और अलविदा कहने से पहले वे कुछ देर तक बातचीत करते रहे। उसके जाते हुए पिछले हिस्से को देखते हुए चमेली ने अपनी हथेली सीने से लगा ली। उसकी आंखों में खुशी का एक अनोखा भाव उभर आया, जो उसके हमेशा के ठंडे और रौबदार भाव से बिल्कुल अलग था। मेरे मालिक ठीक हैं। आखिरकार उसके मन का एक बड़ा बोझ उतर गया। जिस बात को लेकर वह इतने सालों से सबसे ज्यादा परेशान थी, वो आखिरकार सुलझ गई। इस छोटे से कनिष्ठ भाई का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। पहली मुलाकात के बाद चमेली को अर्जुन के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी, लेकिन अर्जुन सफलतापूर्वक पवन मंडप में खुद को स्थापित कर पाएगा या नहीं और मंडप मास्टर का पद हासिल कर पाएगा या नहीं, इस बारे में वह निश्चित नहीं थी।
आखिरकार त्यानयुवान क्षेत्र के अनगिनत उल्लेखनीय स्वर्गीय गौरव पवन मंडप में एकत्रित हुए थे। वे सभी अहंकारी और उद्दंड थे और उन्होंने शायद ही किसी की बात सुनी हो। अन्यथा मंडप प्रमुख का पद इतने लंबे समय तक खाली न पड़ा होता। लेकिन वह अर्जुन पर विश्वास करती थी, क्योंकि यदि वह उसके गुरु का शिष्य बनने में सक्षम था तो उसमें उत्कृष्ट गुण होने चाहिए थे। मैं आपको अन्य दबावों का सामना करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन पवन मंडप में आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। सुनहरे महल के हॉल के अंदर चमेली की बुदबुदाहट सुनाई दी।